हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिग्नम एकेडमी। माई सेल्फ त्रिपुरारी प्रजापति, हेड केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सिग्नम क्लासेस विमान नगर एंड मोगली ब्रांच। तो बच्चे, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। बच्चों, तो इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी रहता है कि सर, हमने स्कूल में पढ़ाई कर लिया है, हमने अपने अपने कोचिंग में भी पढ़ाई कर लिया है, बट अभी भी मेरे को केमिकल रिएक्शन में सर दिक्कत हो रहा। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है बच्चे? केमिकल रिएक्शन में बच्चे फंस जाते हैं। केमिकल रिएक्शन जहां पे आता है बच्चे वहां पे लटक जाते हैं कि सर उसको कैसे लिखना है। मैं खूब रट्टा मार रहा हूं, फिर भी मेरे को दिक्कत हो रहा है सर। तो आज मैं आपको आज के इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं, एकदम जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक। आप मेरे साथ बने रहो। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक से जो भी रिएक्शन आते हैं, जो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, मैं वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से करवाने वाला हूं। आई एम श्योर आपका बहुत अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो बच्चे, आज मैं इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो सबसे पहले बच्चे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, है ना, कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। उसके बाद बच्चे अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें आएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में आने वाला है। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना रहता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोरोजन पढ़ना रहता है, और लास्ट में पढ़ना रहता है अकरेंस ऑफ मेटल। ये लास्ट का जो टॉपिक है, जैसे कि मेटल्स जो होता है ना, अपने धरती पे फ्री स्टेट में सबका सब मेटल नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में पाया जाता है गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, ये सब चीजें फ्री स्टेट में। बाकी जितने मेटल होते हैं या तो ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे। उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के बारे में अगर बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ना था कोरोजन का डेफिनेशन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पढ़ते हैं अपन, उसके प्रिवेंशन यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्लोवेनाइजिंग, एनोडाइजेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपन। लेकिन स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। बट बेटा लोग, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि आपको पता है क्या कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है? बताओ जरा सा। तो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले अगर एक वर्ड में कोई आपसे पूछ लिया कि बताओ सर जी, आप पढ़ाई कर रहे हो 10th क्लास में हो बच्चे, बताओ मेटल्स क्या होता है? तो बच्चे, मेटल्स जो होता है, मेटल्स के बारे में अगर बात करूं, मेटल्स, है ना, अगर हम बात करें बच्चे आपसे किसके बारे में? मेटल्स के बारे में अगर बात करें बच्चे यहाँ पे मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स को वैसे बोला जाता है हिंदी में धातु, है ना, धातु बोला जाता है। और अगर नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, है ना, नॉन मेटल के बारे में, तो उसको बोलते हैं अधातु। और अगर एक मेटलवाइट्स होता है उसको बोलते हैं उपधातु। तो देखो, धातु क्या होता है सर जी, है ना बच्चे? धातु अगर देखोगे आप, धातु यानी मेटल्स देखोगे क्या होता है ना, एक सेकंड। तो द टेंडेंसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी हो, मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? प्योर एलिमेंट होता है। तो द प्योर एलिमेंट which tendency to donate electron known as metals, and non metals क्या होता है? non metals is also a pure element tendency to gain electron। तो सिंपल सी बात बताया बच्चे मेटल्स के बारे में, है ना, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल के बारे में क्या बताया बच्चे? नॉन मेटल जो होता है, आपको मैंने बताया दूसरा चीज, नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, हिंदी में बोला जाता है अधातु। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। जैसे देखो सोडियम, अगर यहाँ एग्जाम्पल दें अगर इसका मेटल का, इसमें हो जाएगा सोडियम, इसमें हो जाएगा पोटेशियम, इसमें हो जाएगा कैल्शियम, इसमें हो जाएगा आयरन, इसमें हो जाएगा गोल्ड, इसमें हो जाएगा मर्क्यूरी। सब क्या है? मेटल्स। सब क्या है? मेटल्स है। अगर नॉन मेटल के एग्जाम्पल दो सर जी, तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल में बच्चे
इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, तो इसमें आप एग्जाम्पल आप डाल सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन भी एग्जाम्पल है, फॉस्फोरस भी एग्जाम्पल है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल लेता है किसका, नॉन मेटल का। एक चीज और होता है बच्चे, मेटल वाइट्स, एक चीज और होता है, क्या पढ़ते हैं अपन इसके बारे में, मेटल वाइट्स के बारे में, है ना, मेटल वाइट्स के बारे में। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपधातु, इसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं ना। देखो हिंदी क्यों लिख रहे हो मास्टर साहब आप, तो बच्चे हिंदी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप अगर गांव में जाते हो तो गांव में कई लोग पूछ लेंगे, मान लो हिंदी में, कहीं हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए सर, अच्छा यही तो मेटल है, हमने मेटल के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई अगर धातु पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाओगे, आपको पता होना चाहिए धातु मतलब क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, उपधातु, है ना। तो मेटलवाइड्स होता है जिसके पास बोथ प्रॉपर्टी, जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टी लगभग रहे, है ना, मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटलवाइड्स। इसका एग्जांपल हो जैसे हो गया बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सब एग्जांपल किसका होता है, इसका होता है मेटलवाइड्स का एग्जांपल होता है। अगर सर जी आप बात करोगे बच्चे यहाँ पे कि सर ये बताओ आप एक चीज कि सर ये है क्या, आपने बोला सर ये प्योर एलिमेंट होता है, कैसे पता सर जी, तो बच्चे आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चे वहां पे मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते थे। और मैटर बताया गया होगा वहां क्लास 9th में आपको दो टाइप का, एक बताया गया होगा बच्चे आपको प्योर मैटर, एक बताया होगा बच्चे आपको इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को बोला गया था वहां पे क्या, मिक्सचर बोला गया था, क्या बोला गया था, मिक्सचर बोला गया था। अगर बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर प्योर मैटर के बारे में अगर बात करूं मैं, तो वहां पे बताया हुआ होगा आपको क्लास 9th में, ये एलिमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चे, कंपाउंड होता है, दूसरा क्या होता है बच्चे, कंपाउंड होता है। अगर इम्प्योर की बात करेंगे तो इसमें दो चीज बताया गया होगा, इसमें आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस में बताया गया होगा बच्चे, इसमें टाइप होता है सॉल्यूशन, और इसमें दो टाइप होता है, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक बताया गया होगा आपको सस्पेंशन। लेकिन आपको उनके पढ़ा रहा हूं क्या, अपन 9th का चीज पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, तो आपको एक टॉपिक ही नहीं जानना है, आपको इसके बारे में कोई काम दाम नहीं है। मेटल उधर था ही नहीं, मेटल किधर था बच्चे, यहाँ था एलिमेंट में। एलिमेंट का ही क्लासिफाई करोगे अगर आगे, तो एलिमेंट फर्दर 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका मेटल्स, एक क्या होता है, मेटल्स, दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है, दूसरा होता है आपके पास नॉन मेटल, और तीसरा क्या होता है बच्चे, इसका नाम है मेटलवाइड्स। तीसरा क्या होता है, मेटलवाइड्स होता है। तो यही एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है प्योर सिंगल एटम का बना होगा। एलिमेंट क्या होता है, जो सिंगल एटम का बना होगा उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यही पढ़ना अपन को इस चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में। तो ये क्या पढ़ना है सर जी, प्योर एलिमेंट है। क्या है, प्योर एलिमेंट है। मेटल क्या होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दो बेटा। कंपाउंड जो होता है, बना होता है, या तो मेटल नॉन मेटल आपस में मिलेगा, या मेटल कुछ और अलग, नॉन मेटल आपस में मिल गया, तो वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन मिलता है। एक फिक्स्ड कंपोजिशन मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनेगा, उसको नया सब्सटेंस बनेगा, उसको बोल दिया गया कंपाउंड। जैसे यहाँ देखोगे सी जो होता है कार्बन होता है, नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये मिलके क्या बना लेगा, आपको CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो यहाँ देखोगे CO2 कैसे बना सर जी, CO2 इज कंपाउंड है, बट ये बना कैसे हो, कार्बन का 1 मोल यानी 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल यानी कि 16 या 32 ग्राम। तो अगर ये आया होगा कितना रेशियो में आ गया, 12:32 यानी रेशियो निकालोगे तो 3:8 रेशियो निकालोगे, यानी 3:8 रेशियो में जब मिलाओगे तो बनेगा CO2। ये फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, जिसके बाद क्या बनता है, कंपाउंड बनता है ना। तो कंपाउंड में आता है कोई एसिडिक नेचर, कोई बेसिक नेचर होता है, कोई सॉल्ट बन जाता है। तो अपन जो सेकंड चैप्टर है ना, एसिड बेस सॉल्ट, वो है क्या, तो कंपाउंड होता है बच्चे। अपन जो थर्ड चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, मेटल्स नॉन मेटल मेटलवाइड्स, क्या है वो, प्योर एलिमेंट होता है।
मेटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी एग्जांपल भी लिख दिया, नॉन मेटल का एग्जांपल लिख दिया, मेटल वाइज का एग्जांपल लिख दिया। बट सर जितना मेटल होता है क्या आप दिखा सकते हो क्या एक बार में कि जितना मेटल है मेरे पास सब कुछ क्या मैं एक बार में देख सकता हूँ? बिल्कुल बच्चे देख सकते हो। मैंने यहाँ रखा है एक स्लाइड आपके लिए, है ना, जिसका नाम है, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इसको बोलते हैं बच्चे क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हेनरी एंड मोजली ने बनाया था। ये सर क्यों बनाया गया था ऐसा, इसमें क्या खास बात है? तो बच्चे जब मेरे पास एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया तो वो सबके बारे में अलग अलग जानना मुश्किल होने लगा। तो इसीलिए उन्होंने एक जैसे जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा था उसको वर्टिकल कॉलम में इसको सजा दिया गया और इसी वर्टिकल कॉलम को बोला गया ग्रुप बोला गया। तो मेरे पास टोटल 1 2 3 काउंट करोगे ऐसे 18 ग्रुप मिलेगा बच्चों। कितना ग्रुप मिलेगा? 18 ग्रुप मिलेगा। अगर उसको पीरियड वाइज देखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे उसको बोलते हैं 7 पीरियड में रखा गया टोटल, है ना। तो ये सब चीजें आप कब पढ़ोगे? क्लास 11th में जाने के बाद पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर मिलेगा, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन में पूरा इस चैप्टर को ही पढ़ना है। अपन को काम है बस बच्चे यहाँ लाया हूं मैं दिखाने के लिए कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलवाइड्स क्या होता है, यहाँ पे कहाँ रखा गया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे बच्चे, स्टीयर्स जैसा दिखेगा ग्रीन कलर वाला पोर्सन। देखो यहाँ पे बोरोन सिलिकॉन आ जाओ, नीचे आ जाओ जर्मेनियम दिखेगा, बगल में चले जाओ आर्सेनिक दिखेगा, फिर नीचे आ जाओ एंटी, है ना, एंटीमनी दिख गया, फिर बगल में चले टेलुरियम, फिर नीचे चले जाओ पोलोनियम। तो जितना कट हुआ ना ये देखो सीरीज जैसा है, क्या है? स्टीयर्स जैसा है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम पोलोनियम इज द मेटलवाइट्स इन द अर्थ। टोटल अर्थ अपने पास इतना ही मेटलवाइट्स होता है। अगर इसके इधर जाओगे बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसको देख जाओगे तो इधर मिलेगा आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलेगा। और इधर जैसे आओगे आप इसके इधर आओगे लेफ्ट साइड आओगे तो क्या देखने को मिलेगा? मेटल्स मिलेगा। बट बच्चा एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भले इधर रखा गया लेकिन है क्या? ये नॉन मेटल होता है। सर इसको इधर क्यों रखा गया है मास्टर साहब जरा बता दो। बेटा ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मिलता है लिथियम सोडियम पोटेशियम के जैसा मिलता है। देखो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और लिथियम सोडियम पोटेशियम तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही है, तो इसलिए उसको रखा गया है यहाँ पे। लेकिन हाइड्रोजन को क्या यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हो। हाइड्रोजन को अपन यहाँ पे हैलोजन फैमिलीज को बोलते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे हाइड्रोजन को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन का जगह अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो बच्चे यहाँ देख लो जितना भी इधर था सब मेटल है ना। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक कैडमियम सिल्वर प्लेडियम सब 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 क्या है? सब का सब मेटल्स है। और उधर वाला सब नॉन मेटल है बच्चे। सब क्या है? नॉन मेटल। अब बीच वाला क्या था? मेटलवाइट्स था। क्लियर हुआ? इतना सी बात है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज नया चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चे इसी टॉपिक में, यहीं पे डायग्राम के साथ साथ इसका फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट में अगर बात करेंगे बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं स्टार्ट कर दिया हूं इस चैप्टर को यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में शुरू कर दिया हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? द प्रॉपर्टी इन विच विदाउट चेंजिंग ऑफ देम, उसको बिना कुछ चेंज किए आप उसके प्रॉपर्टी को बताना क्या कहलाता है बच्चे? उसके बिना कुछ प्रॉपर्टी को बताना क्या कहलाता है बच्चे? हो एक मिनट ठीक है। उसके बिना प्रॉपर्टी को बिना कुछ चेंज किए अगर उस प्रॉपर्टी को बताते हैं उसको बोलते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे यहाँ पे मैं बात करूंगा बच्चे नॉन मेटल की जितना भी होता है, ये जो है ये जो एलिमेंट है ब्रोमीन, इसको ब्रोमीन बोलते हैं बच्चे। दिख रहा है कलर आपको? नहीं दिख रहा है ना, चलिए मैं इस कलर लिख देता हूँ। ये जो ब्रोमीन होता है बच्चे लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और इधर अगर बात करोगे ए मर्क्यूरी ये भी किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ये भी किस स्टेट में होगा? आपका लिक्विड स्टेट में। सर दोनों लिक्विड होता है। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल वेयर एज मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल। मेटल में एक लौता मर्क्यूरी ही है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे बच्चे, है ना। और अगर इधर बात करेंगे ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी और कोई लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। अगर नॉन मेटल बाकी नॉन मेटल में देखोगे तो सबका सब क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। बट एक लौता मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
अगर नॉन मेटल देखोगे तो नॉन मेटल फिजिकल स्टेट में अगर बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड की बात कर लिया हमने, ब्रोमीन। उसके अलावा सॉलिड की अगर बात करेंगे बच्चे तो सॉलिड मतलब नीचे जो होता है सॉलिड में, जैसे आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया, है ना, इधर पोलोनियम हो गया, अरे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये कार्बन हो गया। ये जो फेमस है मैं उसका नाम लिख दिया, सेलेनियम ही होगा सॉलिड स्टेट। तो ये जो कलर किया हूं मैं, ये जो आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है। बट इसके अलावा बच्चे अगर बात जो बच गया सब क्या है, लिक्विड स्टेट में, अरे गैस स्टेट में हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, सबको बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। उसके अलावा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इधर क्या बच गया, इधर हाइड्रोजन। सबकी स्टेट में होता है, ये होता है गैस स्टेट में। तो अपन याद रखना बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से कि नॉन मेटल जो होता है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में इकलौता एग्जाम्पल है ब्रोमीन। सॉलिड में क्या याद रखना है आपको, आयोडीन याद कर लो, कार्बन याद कर लो, नाइट्रोजन याद कर लो, है ना, अरे नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस याद कर लो, तीन काम खत्म। सो गैस की बात करेंगे तो पूरा इनर्ट गैस, पूरा हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन। उधर से हाइड्रोजन ले लो, इधर से क्या ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ले लो, और फ्लोरीन, क्लोरीन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक गैस स्टेट हो गया। तो हमने यहाँ पे टॉपिक क्लियर किया आपको फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, मेटल्स का बात करेंगे। टोटल बच्चा मेरे पास 7 प्रॉपर्टी आने वाला है मेटल्स का। अपन को जो सिलेबस में पढ़ना है 10th क्लास का, जो सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एसचंद में दिया हुआ है, मैं उस टॉपिक में यहाँ लेके आया हूँ, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे बात करेंगे मेलिएबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डक्टिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फोर्थ की बात करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लस्ट्रस होता है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो जनरली हार्ड होता है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो सोनरस होता है। ये टोटल 7 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है अपने 10th क्लास के सिलेबस में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेलिएबिलिटी के बारे में। तो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी टेड विथ हैमर्ड करोगे, हथौड़ा से मारोगे तो इनटू द थीन शीट, मेटल आर कन्वर्टेड इनटू द थीन शीट, उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं, है ना। इसको किस में चेंज कर सकते हैं आप लोग, थीन शीट में चेंज कर सकते हो। कब, जब इसको हथौड़ा से मारोगे, जब इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, इसको थीन शीट में चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया कि इसमें मेलिएबल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेलिएबल। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबिलिटी। देखो जितने भी थाली होते हैं, प्लेट होते हैं ना, पंखे का जो डेना होता है, सब क्या चिपटा हुआ है, थीन शीट बना हुआ है। क्यों बना हो, कैसे बना होगा, तो मेटल का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, उसको फोर्स अप्लाई करो, उसको थीन शीट में चेंज कर दो, उसको बोलते हैं मेलिएबल। सर जी आप लिखवा क्यों नहीं रहे हो यहाँ पे डेफिनेशन? देखो बेटा डेफिनेशन में से लिखने के लिए नहीं आएगा यहाँ में कभी भी कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी लिखो, नहीं आएगा। एग्जाम्पल पूछेगा, आप एग्जाम्पल लिख लो वहां पे। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का प्रॉपर, अब बस नॉर्मली गूगल खोलना, फोन में गूगल खोलना, वहां पे सर्च करना बच्चे चैप्टर का नाम। क्या चैप्टर का नाम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाई त्रिपुरारी प्रजापति। आपको वहां फर्स्ट में आ जाएगा स्लाइड शेयर का लिंक, स्लाइड शेयर पे क्लिक करना, वहां पे सारे चैप्टर का मेरा आपको वहां नोट्स मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, है ना। तो नोट्स में ज्यादा टेंशन मत लो आप। अभी यहाँ ध्यान देना आपको समझने के ऊपर, यहाँ ध्यान देना आपको सीखने के ऊपर। मैं आपको आया हूँ यहाँ पे सिखाने, याद करवाने, डायरेक्ट 1 to 1 डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट दिमाग में घुसाना उसको। आप अगर बेड पे लेटे हो तो उठ जाओ, बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, टेबल चेयर पे बैठ जाओ, और वहां पे अपने पास कॉपी खोलो, कलम खोलो, जो कीवर्ड जो लिख रहा हूँ उसको अच्छे से बस लिखते जाओ, है ना। रिएक्शन जब लिखूंगा तो उसको लिखते जाना, और सारा चीज याद हो जाएगा पेपर में, है ना। तो ये होता है आपका मेलिएबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कैसा प्रॉपर्टी होता है सर? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है जिसमें बच्चे अपन मेटल को खींचते हैं, खींचने के बाद उसे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं किसमें, थीन वायर में चेंज कर देते हैं। तो मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कि हम उसको खींच कर, उसे फोर्स लगाकर, उसको ड्रॉन करके उसको थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल, और उस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं डक्टिलिटी। अगर बच्चे एक चीज और मैं पीछे बात करूंगा मर्क्यूरी के मेलिएबल के बारे में, तो मेलिएबल के बारे में अगर एक्सेप्शन देखोगे, है ना, तो मर्क्यूरी हो गया, क्या हो गया,
मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेलेबल। मेलेबल जो होता है नहीं, क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में था, तो ये मेलेबल कहाँ से होगा, है ना। चलो हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट, है ना। मेलेबल के बाद अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड। बात किया हमने किसके बारे में? डक्टाइल के बारे में। डक्टाइल के बारे में बच्चे क्लियर हो गया होगा। अगर देखोगे आप गोल्ड सिल्वर के बारे में, है ना, बहुत अच्छा डक्टाइल होता है। एजी हो गया, यानी सिल्वर हो गया, एयू हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब बहुत अच्छा डक्टाइल नेचर का होता है। बच्चे जो एयू लिखा है इसका मतलब क्या होता है? गोल्ड होता है। अब गोल्ड के बारे में बात की जाता है, बहुत अच्छा गुड मेलेबल, गुड डक्टाइल होता है। बात की जाता है अगर गोल्ड का, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर तक आप खींच सकते हो, पतला वायर में चेंज कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड को आप खींच कर 2 किलोमीटर तक बना सकते हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ना। मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा डक्टाइल होता है, इसका मतलब ये होता है ना। तो गोल्ड जो होता है बहुत अच्छा डक्टाइल नेचर का होता है, थीन वायर बनता है। अब घर में देख लो भैया, है ना, ये वायर दिख रहा होगा आपको, ये भी वायर के अंदर कॉपर वायर होगा, पतला पतला पतला। वायर कैसे बनाया गया होगा? सेम वही डक्टाइल नेचर की वजह से ही बना गया होगा, है ना। अगर बात करेंगे बच्चे गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, तो सिल्वर और कॉपर जो होता है, सिल्वर और कॉपर होता है बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया बच्चे? कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब होता है बच्चे कंडक्ट करना, यानी एक छोरे से लेकर दूसरे सिरे तक ले जाना। जैसे मैंने यहाँ मान लो मेटल का है, अगर यहाँ मैंने माचिस जला दिया, हीट लगा दिया, तो यहाँ अगर टच करोगे तो भी हाथ आपको जल जाएगा। इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्ट करना, देखो सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है ना। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर। समझ में आ रहा है? कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करे, इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट नहीं करे, और एक होता है सेमी कंडक्टर जो ना कि बीच बीच वाला कंडक्ट करेगा, कम करेगा, है ना। अगर देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ गैस पे चढ़ाया हुआ है एक बर्तन, है ना, सॉसपैन चढ़ाया हुआ है, अगर ऊपर से टच करो, अरे मम्मी जल गया जल गया जल गया करोगे, है ना। जब हाथ जलेगा तो चिल्लाओगे। तो भैया हाथ क्यों जल गया? ऊपर हीट तो नीचे लग रहा था, ऊपर क्यों जल गया? क्योंकि बच्चा यहाँ से हीट गया, धीरे धीरे हीट कहाँ गया? ऊपर तक हीट गया, तभी ऊपर हाथ टच हुआ और हाथ जल गया। तो हीट ऊपर तक कैसे गया, क्यों गया? बच्चा जो मेटल बना होता है, मेटल का बॉन्ड, यानी उसमें जो मेटल का एटम होता है वो ऐसे बिना हुआ है, लेकिन एटम के बीच में कुछ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास पाए जाते हैं। जैसे ही हीट मिलता है, मान लो यहाँ से हीट मिल रहा है ना, तो हीट मिलता है तो आसपास वाले जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। कौन सा एनर्जी बढ़ जाता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। पढ़े हो गए चीजें, है ना। हीट मिलने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो मोशन, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, सो क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उस मोशन की वजह से ये आगे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करेगा तो ये एनर्जी जो हीट एनर्जी था, इसको आगे ट्रांसफर कर दिया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से हमारा हीट एनर्जी जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो इसका रीजन क्या है? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या पाया जाता है बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बच्चे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सेम हम बात करने वाले हैं, अगर बात करेंगे लेड और मर्क्यूरी के बारे में, इसमें एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन तो क्या बताए? लेड पीबी, लेड क्या होता है? पीबी, और मर्क्यूरी क्या होता है? एचजी। ये जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है बच्चे? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। याद रहेगा क्या? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल रीजन सेम टू सेम आने वाला है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, एक कंडक्टर होता है। असल फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मास्टर साहब? तब बच्चे आप चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और चूंकि मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए क्या करता है
टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन जाने का, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इसीलिए इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चे, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? करंट पास होता है। करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पास होता है, इसलिए बोल देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा कंडक्टर में बात की जाता है बच्चे सिल्वर के बारे में, उसके बाद कॉपर के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में। ये सब क्या होता है? ये होता है कि आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, है ना, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जी आप ये बताओ कि मेटल के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्या लिखोगे आंसर? तो दैट इंसुलेटिंग लेयर इज नोन एज, बच्चों नोन एज, उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। उससे ये जो ब्लू कलर का लेयर जो दिख रहा है, क्या ये देखो वायर तो अंदर है कॉपर वाला, जो लेयर है ना, ये इसको बोलते हैं अपन पीवीसी। पीवीसी इसका नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल, VINYL, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटर क्या होता है सर जी? जिसमें कि करंट पास नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्यों लगाया गया था? अगर बाई मिस्टेक अगर आप इस वायर को टच करते हो जहां पे पीवीसी नहीं है, तो वहां पे करंट लगेगा। करंट लगेगा भैया, चिपक जाओगे, इसी में मर जाओगे, चिपक के राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो, करंट नहीं लगे, इसलिए इसमें लगा एक लेयर चिपकाया जाता है जिसका नाम है पीवीसी का कोटिंग किया जाता है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज द इंसुलेटिंग सब्सटेंस, है ना, इंसुलेटर होता है बच्चे, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। हम बात करेंगे बच्चे लस्टर्स के बारे में। तो मेटल हैव अ शाइनी सरफेस, है ना, इसके क्या होता है? शाइनी सरफेस। ये शाइनी सरफेस होता है, चमकदार होता है मेटल का सरफेस, इसलिए क्या होता है? इसको बोलते हैं लस्ट्रस बोलते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ज्वेलरी में मेटल का यूज किया जाता है। मैं कभी भी ज्वेलरी बनाने में लकड़ी का यूज नहीं किया जाता। क्यों? चमकता नहीं है भाई साहब, ज्वेलरी में चमकदार चाहिए। तो बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, रीजन दो आप कि मेटल ज्वेलरी बनाने में मेटल का यूज किया जाता है। तो दे हैव 3 रीजन, एक ही रीजन नहीं है। एक तो ये रीजन हो ही गया कि बहुत अच्छा लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? डक्टाइल होता है। भैया मान लो चैन बनाना है, चैन कैसे बनेगा? पतला पतला वायर में चेंज करोगे, उसको सीकड़ फॉर्म में कट करोगे, एक सीकड़ के बाद दूसरा सीकड़ लगाओगे तभी चैन बनेगा, है ना। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी आ गया। मेलिएबल भी आ जाएगा। मान लो लॉकेट पहन रहे हो, लॉकेट क्या होता है? पतला सा आगे प्लेट से चिप में रहता है, कैसे बनाया गया? वो मेलिएबल की वजह से बनाया गया होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी की वजह से ही इसका यूज किया जाता है, किसमें? ज्वेलरी बनाने में मेटल का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे? हम बात करेंगे बच्चे, एक चीज अभी टॉपिक चल रहा था अपना, है ना, लस्ट्रस के बारे में। तो लस्ट्रस के बारे में देखो बच्चे, जो मेलिएबल जो ये बता तो हो गया शाइनी सरफेस, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? नया बर्तन खरीदोगे तो मस्त चमकेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका चमक धीरे धीरे लूज हो जाएगा। अब लूज क्यों हो गया सर जी? उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है ऑक्साइड का, कार्बोनेट का, सल्फाइड का। क्या मैंने बोला, है ना, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इसका लेयर बैठ जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसका चमक जो है, लस्ट्रस जो होता है, कम हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर से उसको रब करोगे मेटल को, तो फिर चमकने लगेगा, है ना। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो उनका ऊपर रिएक्शन, रिएक्टिव जो होते हैं, एयर से रिएक्ट कर लेगा, है ना, CO2 से रिएक्ट कार्बोनेट बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फाइड बना लेगा, और सल्फाइड बन जाएगा तो भैया अब चमकेगा ही नहीं मेटल का सरफेस, है ना। चमकता क्यों है सर जी? लस्ट्रस कैसे होता है? तो देखो मेटल मान लो ये बॉडी है, तो मेटल क्या होता है? एटम बहुत क्लोज होता है। एटम क्या है? बहुत पास है। अब कोई लाइट अगर पड़ेगा तो लाइट क्या हो जाएगा? तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा आपके आई में। अगर मान लो यहाँ पे कोई अगर देख रहा है बंदा, अगर आई से देख रहा है, उसको चमक तुरंत मिल गया, है ना, तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया।
अब यहाँ इस रिफ्लेक्शन कब बेस्ट होता है, जब ये शाइनी एकदम स्मूथ रहेगा, स्मूथ रहेगा तभी तो भैया तुम गुड रिफ्लेक्टर, लाइट में पढ़े होगे गुड रिफ्लेक्टर के बारे में। गुड रिफ्लेक्टर बोला जाता है पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो, शाइनी हो, है ना, तो गुड रिफ्लेक्टर। अब भैया यहाँ पे ऑक्साइड लेयर बैठ गया है ना, कार्बोनेट लेयर बैठ गया, स्मूथ लेयर रहा ही नहीं, और रहा ही नहीं तो बहुत अच्छा शाइनिंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये आपको ध्यान में रखना है मेटल और लस्ट्रस के बारे में, है ना। हम बात करेंगे बच्चे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सर यहाँ जनरली क्यों लिखा है, तो नोट ऑल मेटल्स आर हार्ड और नोट ऑल मेटल्स आर हार्ड। जनरली हार्ड मतलब बच्चे बहुत सारे मेटल तो हार्ड होते हैं। जैसे अगर बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, है ना, हार्ड के बारे में बात करेंगे तो देख लो यहाँ पे आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का होता है AU हो गया, सिल्वर हो गया AG हो गया, कॉपर हो गया ACU हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होता है, एल्युमिनियम का AL हो गया, है ना, ये सब क्या होता है बच्चे, हार्ड होता है। बट जो अल्कली मेटल होता है, एक्सेप्ट में लिख देता हूँ, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल वाले सर जी, अल्कली मेटल बच्चे ग्रुप नंबर 1, यानी कि इसमें क्या आता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो जाएगा, ये कट जाता है, कट विथ कट थ्रू, नहीं इसको चाकू से काट सकते हो बच्चे, पनीर के जैसे इसको काट सकते हो, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा ये हार्ड नहीं होता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आयरन, है ना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चीजें हार्ड रहते हैं। एक्चुअली आगे बात करूंगा मैं, है ना, प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसमें कुछ चीज और मिलाया जाता है, उसका अलवाय बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा उसका और ज्यादा हार्ड बनाया जाता है। जैसे गोल्ड जो होता है 24 कैरेट गोल्ड, वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसका ज्वेलरी बनता भी नहीं है, बट उसमें और भी चीज मिला दोगे तो उसको 22 कैरेट बना दो, 18 कैरेट बना दो, उसमें सिल्वर मिला दो, उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला दो, है ना, तो जिसकी वजह से उसका स्ट्रॉन्गिसिटी और बढ़ जाता है। बट अभी बात करेंगे यही के बारे में, मेटल जनरली हार्ड क्यों लिखा था, जनरली इसलिए लिखा था क्योंकि अल्कली मेटल जो होता है वो हार्ड नहीं होता, वो चाकू से आपका कट जाता है बच्चे, ठीक है। और अगर बात करेंगे बच्चे आगे के बारे में एक चीज और, है ना, मेरे पास एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, है ना, ऐसा दो मेटल जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, ऐसा दो मेटल याद कर लो, सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, इसके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, एमसीक्यू में एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था, है ना, पिछले साल ही पूछा गया था, ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल का नाम क्या है बच्चे, सीजियम है और गैलियम है। इसको हाथ पे लोगे ना, हाथ पे लोगे ये पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा, थोड़ा सा ये पिघल जाता है, ये समझ रहे, 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। गैलियम और सीजियम दो ऐसा मेटल होता है जो कि हाथ पे रखते ही पिघल जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, कम होता है। समझ में आ रहा, यस, इसका आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चे सोनोरस के बारे में, है ना, सोनोरस मतलब होता है बच्चे प्रोड्यूसिंग डीप एंड रिंगिंग साउंड। समझ में आ रहा है, जैसे देखो आप साइकिल की घंटी देख लो, मेटल का बना होता है, किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। अब मंदिर का घंटी देख लो, किसका बना होगा, मेटल का बना होगा, है ना, बेल देख लो घर के बाहर, मेटल का बना होता है। तो जहां भी प्रोड्यूसिंग साउंड करवाना हो, मेटल का बना होता है। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि प्रोड्यूस करता है डीप एंड रिंगिंग साउंड। दो मेटल आपस में टकराते हैं तो डीप एंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, सोनोरस बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चे, सोनोरस बोलते हैं, है ना। चलिए एक चीज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सिलेबस से हट के, आप मंदिर जाते होगे, गए भी होगे, मंदिर में घंटा बजाए होगे, टन बजाए होगे, है ना, बजाते होगे, तो घंटा क्यों लगाया जाता है, उसका रीजन क्या है, मंदिर में घंटी लगाने का रीजन क्या है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर भगवान को जगाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। आप लोग बताना है आंसर, मैं आप लोग का कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा, आप लोग का कमेंट देखना चाहता हूं मैं।
आप लोग सारे बच्चे, आप लोग आंसर देना कि मंदिर में जो घंटी लगा होता है उसका क्यों रीजन होता है, घंटी लगने का रीजन क्या होता है, और घंटी बजाने के बाद इंसान को, उस भक्त को घंटी बजा के वहीं रुकना चाहिए या तो आगे बढ़ जाना चाहिए। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये चीज, है ना। तो बच्चे ये सोनोरस हो गया एक प्रॉपर्टी, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चे आगे के बारे में, है ना। कौन सा टॉपिक आ गया, अब आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो बच्चे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो सारे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे जैसे अगर बात करेंगे बच्चे लस्टर्स के बारे में, लस्टर की बात करेंगे तो इसमें आएगा आयोडीन, इसमें आएगा आपका ग्रेफाइट, इसमें आएगा आपका डायमंड, ठीक है। ये जो है लस्ट्रस होता है, ये नॉन मेटल, बाकी नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होगा। लस्ट्रस मतलब वही शाइनी सरफेस, है ना, स्मूथ सरफेस, किसका होता है, आयोडीन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, डायमंड का होता है, लस्ट्रस सरफेस, है ना। अगर बात करेंगे कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका नाम आएगा ग्रेफाइट का नाम आएगा, कौन सा आएगा, ग्रेफाइट आएगा। ये ग्रेफाइट आ जाएगा क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करेंगे बच्चे लिक्विड नॉन मेटल का नाम, तो क्या बताओगे आप, लिक्विड नॉन मेटल का बताओगे ब्रोमीन, BROMIN। इसको कैसे लिखा जाता है, Br2 के फॉर्म में लिखा जाता है। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल, है ना बच्चे। अगर बात करेंगे कार्बन के बारे में बच्चे, तो कार्बन जो होता है CARBON, कार्बन जो होता है एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं नोन एज एलोट्रोप। एलोट्रोप के बारे में कहाँ पढ़ोगे सर जी आप, एलोट्रोप के बारे में पढ़ोगे बच्चे आप चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वहां पे टॉपिक ही है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वहां पे बहुत एक्सप्लेन में पढ़ोगे, है ना। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म नोन एज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना। कौन सा फॉर्म होता है, 2 फॉर्म होता है बच्चे, वहां पे पढ़ोगे आप। एक पढ़ोगे क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक पढ़ोगे आप कौन सा फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म। अपन इसका काम नहीं है अभी यहाँ पे क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। आप यहाँ क्रिस्टलाइन के बारे में अगर बात करेंगे बच्चे, क्रिस्टलाइन में अलग अलग टाइप आता है ना, जिसे मैं आगे लिखा दूं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे पाया जाता है बच्चे, इसमें 3 चीज होता है। एक होता है डायमंड, एक होता है क्या, डायमंड, जो कि नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चे, कौन सा, डायमंड। डायमंड से ज्यादा नेचर में, नेचुरल में हार्ड नहीं पाया जाता है कोई, इतना हार्ड होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऐड भी यहाँ कर सकते थे, है ना। कहाँ पे सर जी, यहाँ पे, है ना। गुड कंडक्टर हो गया, लिक्विड हो गया, लस्टर्स हो गया, इसमें हार्डेस्ट में कर सकते थे क्या चीज, आप डायमंड भी लिख सकते थे। अब बच्चे दूसरा चीज क्या होता है आपका, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के बारे में क्या बता दिया आपको मैंने, ऑलरेडी बता दिया। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों सर जी, तो बच्चा इसमें भी पाया जाता होगा क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता होगा। एक और होता है बच्चे बकमिंस्टर फुलेरिन, है ना। आपको इसके बारे में नहीं जानना है, इसको बोलते हैं C60 बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं, C60 बोलते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की टेंशन नहीं है। आपको बस ये 2 एक्सेप्शन था यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में, जो कि क्या पाया जाता है, तो मेटल प्रॉपर्टी लेकर रखा था, एक गुड कंडक्टर ले रखा था, एक हार्ड ले रखा था, है ना। अगर बात करेंगे एमॉर्फस फॉर्म के बारे में, तो उसमें कोल होता है, चारकोल होता है ना, एनिमल चारकोल, प्लांट चारकोल, शुगर कैन चारकोल, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ऐसा चीजें होता है एमॉर्फस फॉर्म में। बट उसका काम मैं एलोट्रोप आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ाना चाहता था यहाँ पे कि सर आप ये मुझे बताओ कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीजें बच्चे होता है क्या, नॉन मेटल होता है बट इसका एक प्रॉपर्टी होता है ना। अगर बात करेंगे बच्चे इसका फिजिकल स्टेट के बारे में, अगर बात करेंगे इसका फिजिकल स्टेट के बारे में, तो ऑलरेडी हमने इंट्रो जो
इंट्रो स्टार्टिंग में जो मैंने दिया था पीरियोडिक टेबल लेकर, वहीं बता दिया था मैंने आपको कि अगर बात करेंगे बच्चे लिक्विड के बारे में, है ना, लिक्विड की बात करेंगे, पहले गैस की बात कर लेते हैं, है ना। गैस की बात कर लोगे तो गैस में क्या आ जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, है ना, क्लोरीन हो जाएगा, है ना। उसके अलावा इनर्ट गैस हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। सब क्या है आपका गैस है। अगर सर बात करेंगे लिक्विड के बारे में, है ना, लिक्विड की बात करेंगे बच्चे, तो इसमें आ जाएगा क्या चीज, ब्रोमीन आ जाएगा। और सर अगर बात करेंगे सॉलिड के बारे में, अगर बात करेंगे इसके बारे में, सॉलिड के बारे में, है ना, तो सॉलिड में क्या आ जाएगा बच्चे, कार्बन आ जाएगा, है ना। सॉलिड सॉलिड में आ जाएगा कार्बन आपका आ जाएगा। और क्या आ जाएगा सर जी, फॉस्फोरस आ जाएगा। और क्या आ जाएगा सर जी, सल्फर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। और क्या आ गया सर जी, इसमें आयोडीन आ गया। तो ये सब चीजें होता है सॉलिड। तो ये नॉन मेटल हो गया, जिसका स्टेट मैंने यहाँ लिख दिया। सर यहाँ 2 क्यों लिख दिया बेटा, ये बाई मोलिकुलर है ना, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल होता है। और ये कुछ इनर्ट गैस होता है जो कि मोनो न्यूक्लियर, यानी कि इसमें इसमें एटोमिसिटी 1 होता है, मोनो एटॉमिक होता है, एक डाई एटॉमिक होता है ना। कार्बन का C, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, आयोडीन का I2, है ना। तो ये सब चीजें बच्चे आपको ध्यान में रखना है। इसका फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल, ये भी क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हो जाएगा। तो बच्चे आप इसको क्या करो, आप नोट डाउन करो, है ना, ये इसको आप नोट डाउन करो। मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा बच्चे अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है ना। इसके बाद जस्ट क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, आप इसको नोट डाउन करो। हाँ जी बच्चे, तो नोट डाउन कर लिए, उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिए होगा, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना। देखो आपको अगर कोई कमेंट डाउट होता होगा, है ना, कोई भी दिक्कत हो, छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मेरे से, है ना। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अपन बात करते हैं बच्चे एक नया टॉपिक के बारे में अब आगे, है ना, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन विच, जिसमें आप केमिकल रिएक्शन करवाओ, कुछ चेंजेज करवाओ, कुछ नया चीज बनाओ, उसको बोलते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अपन सर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में अपन को सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, तो बच्चों अपन को 4 रिएक्शन पढ़ना है मेनली बस मेटल में। एक करवाएंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन, एक करवाएंगे वाटर से रिएक्शन, एक करवाएंगे अपन एसिड से रिएक्शन, एक रिएक्शन करवाएंगे अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन, और लास्ट करवाएंगे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। ये टोटल रिएक्शन पढ़ लो, बस यही पढ़ना था आपको, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं बर्न इन एयर, है ना। तो देखो आपको यहाँ बस एक नॉर्मल सा पॉइंट याद करना है कि अगर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ए मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यही चीज ध्यान रखना है कि मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ गैसी स्टेट में, मेटल रहेगा सॉलिड स्टेट में, तो बनेगा आपको क्या, मेटल ऑक्साइड बनने वाला है ना, सॉलिड स्टेट में। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, अगर मैं एग्जांपल करवाऊं आपको, है ना, जैसे देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। तो ये सोडियम पोटेशियम जो भी मेटल ले रहे हो आप, अगर इसको आप नॉर्मली सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्या स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब सर ऑक्सीजन बोलो या एयर बोलो, क्या रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन आने वाला, जो कि किस स्टेट में रहने वाला है, गैसियस स्टेट में रहने वाला है। अब सर जो बनेगा मुझे पता है क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। देखना बहुत मजे की बात होने वाला है यहाँ पे। मजे की बात ये है कि सर जो मेटल ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। अपन को प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है, सर रिएक्शन तो करवा दिया हमने, बट मेटल ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो बच्चे मैंने बोला मेटल ऑक्साइड, मेटल कौन सा, सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब सोडियम ऑक्साइड का मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, अब सोडियम ऑक्साइड क्या लिखेंगे, वैसे मैं खटाक से लिख दूंगा Na2O, पोटेशियम लिख दूंगा K2O, K2O। तो सर ये 2O कैसे लगा दिए, है ना,
तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन यहाँ समझते हैं किसके बारे में, बेसिक के बारे में, है ना बच्चे। थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं बेसिक के बारे में, बेसिक ऑफ, है ना, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। एक क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर 3 था ना बच्चे आपका, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहाँ पे सिखाया जाता है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखे हो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जिसको आता है वो थोड़ा सा 10-20 सेकंड स्किप कर लो, जिसको नहीं आता है देख लो। जैसे हमने बोला बच्चे मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे वहाँ पे हर चीज़ का वैलेंसी होता है, आपको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, लर्न, आपको क्या रखना पड़ेगा, वैलेंसी, आपको वैलेंसी याद करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैलेंसी कहाँ से लाओगे, तो चैप्टर नंबर क्लास 9th में जाओ, चैप्टर नंबर 3 का निकालो, फाड़ लो उसको, या फिर आप गूगल में सर्च कर लो, है ना, वैलेंसी टेबल, है ना, हाउ टू राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, एक टेबल आएगा बच्चों, उस टेबल को आप लोग लिख लो, है ना, उसको याद कर लो। तो देखो हमको लिखना था क्या, अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको, लिखना था क्या यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखना था सर जी। सुनना तरीका बच्चे, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका सीखना। देखो सोडियम जो लिखा हुआ है, सोडियम का हम लिख लेंगे सिंबल Na, और ऑक्साइड का सिंबल होता है O, हमने सिंबल लिख लिया, पहला काम कर लिया। दूसरा काम करना है बच्चे, सोडियम के वहां पे जब टेबल देखोगे ऊपर में रहेगा आपका Na प्लस रहता है, और O के ऊपर 2 माइनस ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम का वैलेंसी प्लस है, यानी कि कितना है, 1 है, एक ही बार प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, यानी वैलेंसी इसका कितना है, 2 है। हम क्या करेंगे बच्चे, अब इसका क्या दिया था ऊपर, ए वैलेंसी ही दिया था, इसका मतलब क्या था, सिंबल का मतलब क्या था, वैलेंसी दिया था। अब बच्चे इसके बाद तीसरा रूल होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला रूल क्या था, उसका लिखना है सिंबल। दूसरा रूल क्या था, उसका जो मुंडी के ऊपर जो चार्ज था उसको लिख देना, उसको बोलते हैं वैलेंसी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सोडियम को मिलेगा 2, तो हम लिख लेंगे Na2, ऑक्सीजन को मिलेगा 1, तो ऑक्सीजन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अपन वही लिखे थे Na2। अब बात करेंगे पोटेशियम का भी सर 1 होता है। अब वैलेंसी मान लो आपको याद नहीं हो रहा है, कैसे उसका तरीका है याद करने का, तो देखो आपको इसलिए इसका अगर एटॉमिक नंबर याद है तो भी काम चल जाएगा। जिसे बच्चे देखो सोडियम हो गया, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन तो सीखे होगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या सीखे होगे, 281 सीखे होगे। तो बच्चे ऑक्टेट बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, है ना, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लास्ट में होता है इसी को बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी की अगर बात करेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैलेंसी भी वही होता है। यानी इसका वैलेंसी जो होने वाला है बच्चा, वैलेंसी भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो वैलेंसी भी इसका 1 होने वाला है। और दोबारा सुनना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो हमने बोल दिया क्लोरीन का निकाल लो वैलेंसी, कैसे निकालोगे सर जी, तो क्लोरीन का वैलेंसी निकालने के लिए बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 करोगे। अब सर जी 7 जैसे किया सर जी, तो 7 क्या हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है 7 है, इसका वैलेंसी जैसी लिखना पड़ेगा ना, तो वैलेंसी क्या बताया केस, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो 7 है। उसके लिए क्या बताया, 8 माइनस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, यानी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और जबकि ऐसा जब भी केस हो 5, 6, 7, 8, तो इसका वैलेंसी जो होने वाला है निगेटिव में होने वाला है। और जब आपका 1, 2, 3, 4 होने वाला है, इसका वैलेंसी आपका हमेशा प्लस में होने वाला है। या 1 किस में था, प्लस में था, या 1 किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो Cl का वैलेंसी कितना हो गया, -1 हो गया। तो वैलेंसी इस तरह से निकाला जाता है। सर 1-2 और करवा दो, देख लो बच्चे 1-2 और कर लो। जैसे मैग्नीशियम का बोलूँ मैंने, मैग्नीशियम का आप लोग निकालो, जिसको Mg बोलते हैं, उसका वैलेंसी निकालना है। तो हमने पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2s2 हो जाएगा। अच्छा सर जी 2 हो गया, तो इसका 2 क्या हो गया बच्चे, बता दो। अब आप बता सकते हो बच्चे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सर जी 2 है, यानी वैलेंसी जो होने वाला है इसका क्या होने वाला है, वैलेंसी होने वाला है प्लस में रहेगा, 2 है तो प्लस में रहेगा, +2 बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ सर जी आप एल्युमिनियम का करके बता दो, एल्युमिनियम का 13 होता है, 283 होने वाला है। तो अगर यही जो उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या होने वाला है आपका, वैलेंसी भी होने वाला है, कितना, +3।
इस तरह से अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालते हैं। बट कुछ मेरे पास कंपाउंड होते हैं, है ना, उसका वैलेंसी याद करना पड़ेगा। जिससे अगर बात कर लो, मैं बात करूंगा हाइड्रोक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड का होता है OH, उसका वैलेंसी होता है -1। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनेट की बात करेंगे, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट की बात करेंगे, ये होता है AlO2- होता है। अगर बात करेंगे जिंकेट का, बात करेंगे जिंकेट की बात करेंगे, 2- होता है। समझ में आ रहा है? अगर बात करेंगे भैया कार्बोनेट के बारे में, कार्बोनेट की बात करेंगे तो CO3 2- होता है। अगर बात करेंगे बच्चे सल्फेट के बारे में, SO4 2- होता है। अगर बात करेंगे बच्चे हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, ये याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3- होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही क्या बोलते हैं अपन? बाई कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अमोनियम का बोलेंगे, अमोनियम NH4+ होता है। तो जो ऊपर में होता है वही वैलेंसी होता है। तो ये कुछ वैलेंसी हमने लिखा है। इसी तरह और भी बहुत सारा वैलेंसी होता है बच्चे, आप वो निकालना और उसका आप देख लो यार। अपने काम का चीज़ यही सब है। जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। तरीका बस सीखो अभी। तरीका क्या था? जैसे मैंने मान लो फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना है। किसका लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है। तो कैल्शियम का क्या बताया मैंने? Ca बताया, +2 था तो 2 नीचे लिख दिया। कार्बोनेट का बताया अभी मैंने, CO3 बताया, उसका वैलेंसी कितना था? -2 था, नीचे लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा यहाँ? क्या लिखोगे? Ca2 CO3 2 लिखोगे क्या? नहीं। ये मिनिमम रेशियो निकालते हैं, कितना कट पीट के कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। सेम सेम हो तो कट कट दो, 1 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर जी यहाँ पे? CaCO3। बट बच्चे अगर मैं बात करूँ, मैं बोलूँगा अगर यहाँ बताओ आप सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ के इसके बारे में, है ना, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे अगर, है ना, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का बताओ कैसे बनेगा फॉर्मूला? तो सोडियम का लिखोगे Na लिखोगे, उसका वैलेंसी 1 लिखोगे। कार्बोनेट का क्या बताया मैंने? CO3 बताया, उसका वैलेंसी कितना बताया? 2 बताया। अब सर जी यहाँ तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, Na को मिलेगा 2 और CO3 को मिलेगा कितना? 1 मिलेगा। ये हो गया, है ना? बोलो जी। अच्छा चलो बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। अब किसका बात करेंगे हम? मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे, है ना बच्चे? ठीक है। हम बात करेंगे बच्चे, मान लो एल्युमिनियम सल्फेट की बात करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करेंगे। देखो केमिकल फॉर्मूला आप लोग लिखना सीख रहे हो ना, अगर ये आ गया तो आप केमिकल रिएक्शन तुरंत फटाक से कर लो। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है, वैलेंसी 2 होता है। क्लोराइड का Cl होता है, 1 होता है। क्रॉस करवा दो, क्या बन जाएगा? Mg Cl को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। MgCl2, कहानी खत्म हो गया। एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम होता है Al, वैलेंसी होता है 3। सल्फेट का होता है SO4, वैलेंसी होता है 2। क्रॉस करवा देंगे, Al को कितना मिलेगा सर जी? 2 मिलेगा। और SO4 को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर सर यहाँ 3 लिखोगे तो 43 बन जाएगा। उसके लिए क्या तरीका होता है बच्चे? SO4 को हॉल करो और फिर लिखो 3। जब भी दो अलग अलग एलिमेंट रहेगा, एक कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट रहेगा तो अपन ब्रैकेट लगाएंगे तब फिल करेंगे। इसी तरह से और अभी सीखेंगे बच्चे हम लोग, है ना, इस तरह और हम लोग सीखेंगे। पहले अपन ये जो काम कर रहे थे ना, ये जो काम कर रहे थे अपन, ये कहाँ गया वो? ये वाला। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? अपन का काम बस यही था, है ना। मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड बन रहा है ना, मेटल ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है। अब देखो, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, है ना, कि मेरे पास जो सोडियम पोटेशियम जो होता है, ये जो होता है ना सोडियम पोटेशियम, है ना, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट करता है, इंस्टेंटेनियसली करता है ना, तुरंत रिएक्शन कर लेता है। बट मेरे पास कुछ है, मेरे पास एलिमेंट है, जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, है ना, जिंक ले लो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ये थोड़ा सा रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन के साथ करेगा तो बनेगा ऑक्साइड बनेगा।
लेकिन ये जो होता है स्लो करता है, ये रिएक्शन स्लो करता है, इसलिए इसमें रिएक्शन करवाने के लिए अपन को क्या देना पड़ता है बच्चे, हीट। हीट का मैंने सिंबल डाल दिया क्या, ट्रायंगल। इसमें याद रखना बच्चा है ना, हमने क्या बोला कि अगर सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन करवाया था अभी, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए तुरंत रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, है ना, तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। इसलिए बोला जाता है कि किरोसिन ऑयल में उसको डुबा के रखा जाता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन में भी रिएक्ट कर जाता है ना, मॉइस्चर में रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसको किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। बट ये जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये ज़्यादा रिएक्शन फास्ट नहीं करते, इसलिए इसमें थोड़ा हीट देना पड़ता है, तब जाके बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनेगा बताओ जरा सा, हमने अभी बनाना सीखा था MgO। कैसे बनाया, मैग्नीशियम उसका वैलेंसी +2, ऑक्साइड उसका वैलेंसी 2, 2 2 सेम है, कट जाएगा, क्या बन जाएगा MgO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनाएंगे बच्चे, Al। कैसे बनाओगे जरा बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, क्रॉस करवा दो, क्या बन जाएगा, Al को मिलेगा 2, O को मिलेगा 3। कितना आसान हो गया अब, है ना, कितना आसान हो गया। जिंक ऑक्साइड बनाना, जिंक का वैलेंसी भी याद कर लो, जिंक का वैलेंसी भी होता है 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता ही है, 2 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चे काम करते हैं। यहाँ बात करते हैं नोट में, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, है ना, ये होता है, ये जो होता है डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, है ना, गोल्ड हो गया, है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है बच्चे, हमने ये बात की आपके बारे में थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बच्चे जल्दी से। हो गया, चलो हम बात करते हैं बच्चे आगे, है ना। तो देखो ये मेटल ऑक्साइड जो था, है ना, ये जो मेटल ऑक्साइड जितना बना है, ये यूजुअली, है ना, क्या है बच्चे यहाँ पे, है ना, कुछ और बात करेंगे अपने यहाँ पे। यूजुअली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या वो लिखा बच्चे मैंने, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है ये बेस नेचर का होता है। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको रिएक्शन करवा दो, जैसे सोडियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसका रिएक्शन अगर करवा दो एसिड के साथ, मान लो हमने ले लिया डाइल्यूट HCl ले लिया, रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ करवा दिया रिएक्शन, तो यहाँ जो बन जाएगा एसिड है। अगर ये बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, अगर देखो इधर तो पता है कि मुझे क्या लिया, हमने एसिड लिया है ना, तो जब रिएक्शन करवाया गया तो देखा गया अरे दादा यहाँ तो सॉल्ट बन गया सर जी, NaCl बन गया और पानी बाहर निकल गया था। यहाँ सर जी क्या बन गया था, MgCl2 बन गया था और पानी बाहर निकल गया था। अब देखो बच्चे, ये पानी और सॉल्ट कब बनता है, जब मुझे पता है कि एसिड किसके रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट बनेगा। एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए मुझे पता चल गया अच्छा तुम जो बने थे बेसिक इन नेचर थे। क्यों, क्योंकि हमने तुमको एसिड में डाला, तुमने बना दिया सॉल्ट और वाटर। और मुझे पता है तुम सॉल्ट और वाटर कब बनाओगे, जब तुम रिएक्ट करोगे किससे साथ, तुम रिएक्ट करोगे बेस के साथ। यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। बट यहां तो छोड़ो, यहां तो छोड़ो, है ना, तो याद कर लेना बच्चे, तो यहां से पता चल गया मुझे मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर का होता है। सेम उसी तरह से आगे बताऊंगा मैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा इसका दूसरा चीज बताऊं कैसे पता करोगे, और देखो मेटालिक ऑक्साइड को जो है ना, जिससे कि Na2O है, इसको डाल दो किसमें, पानी में डाल दो, इसको डाल दो किसमें, पानी में डाल दो। पानी में जैसे डालोगे बन जाएगा, जो बनेगा वही ऑक्साइड का रहेगा। पानी में डालने के बाद बन जाता है ये NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, NaOH बन जाता है। क्योंकि NaOH क्या होता है सर जी, हाइड्रोक्साइड होता है क्या, बेस, इसलिए एक किस नेचर का था सर जी, ये बेसिक नेचर का था। और देखो अगर मैं बात करूंगा, मान लो नॉन मेटल का ऑक्साइड लेता हूं मैं CO2, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको डाल दो किसमें, पानी में डाल दो। तो इसको पानी में जब डालोगे ना बच्चे, तो यहाँ जो बनता है आगे, ये क्या बनता है सर, ये H2CO3 बनता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं अपन क्या, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं।
चूंकि यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। लेकिन एक ऑक्साइड और होता है बच्चे, मेटालिक ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। बट एक ऑक्साइड और होता है जिसका नाम दिया गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम दिया गया है बच्चे यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड और बेस। ऐसा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, एसिड एंड बेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये बेटा दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, इसको बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, यानी कि जो दोनों नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का भी होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन सिखाना चाहता हूँ, टू द पॉइंट नहीं सिखाना चाहता। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे लिखोगे खुद से एग्जाम में, है ना, खुद से कैसे करोगे आप। हमने अभी तक बस बात किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया है, ऑक्सीजन से बात कर दिया। मेटलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या होता है, O2 माइनस उसका वैलेंसी होता है। जो मेटल होगा उसका वैलेंसी डालो, क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दो, मेटालिक ऑक्साइड बना दो। मेटालिक ऑक्साइड के बारे में दूसरा चीज बताया मैंने कि वो एसिडिक नेचर, वो बेसिक नेचर का होता है। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर का होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेटालिक ऑक्साइड है ना, जो कुछ जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाता है बच्चे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड होता है बच्चे ZnO, Pb का होता है PbO। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसका, PbO। आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है सर, आपको सिलेबस में दो चीज पढ़ना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड जो होता है बच्चे क्या होता है, ये दोनों होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो ई एम्फोटेरिक अगर ऑक्साइड है तो ये एज एसिड बिहेव करेगा और एज बेस भी बिहेव करेगा। अगर सर आप मुझे रिएक्शन करवा के दिखा दो, है ना। चलो हम बात करते हैं बच्चे एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बच्चे यहाँ पे रिएक्ट करेगा, मान लो किसके साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ और यहाँ देखो, अगर ये बेटा अगर बिहेव करे एसिड से रिएक्ट, मान लो रिएक्ट करवा दो, किससे रिएक्ट करवा दो, HCl के साथ। एक बार रिएक्शन करवा दो बेस के साथ जिसका नाम है NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया। अगर HCl के साथ करेगा तो यानी कि बेसिक नेचर का होगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि तब ये एसिडिक नेचर बिहेव करेगा। देखो क्या बनेगा सर जी, अब एसिड हो गया, एसिड दे दिया, तो बेस अगर बिहेव करेगा, एसिड और बेस क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सुन लेना ध्यान से, एसिड बेस में पढ़ाया गया था चीजें। सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, तो सॉल्ट बनाने के लिए हमेशा एसिड का निगेटिव पार्ट और मेटल को जोड़ दो आपस में, वैलेंसी के देखते हुए। तो मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम है, उसका वैलेंसी होता है 3। एसिड में निगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl माइनस। देखो Cl को टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस ले लो। Cl का वैलेंसी कितना होता है 1, क्रॉस करवा दो क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस H2O। कहानी हो गया क्या खत्म, कहानी क्या हो गया यहाँ पे खत्म। लेकिन बेटा यहाँ जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो बनता है क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सर सोडियम का तो पता है मुझे 1 होता है, एल्यूमिनेट का सर आपने अभी लिखा था क्या कहीं, यहाँ वैलेंसी में लिखा था क्या एल्यूमिनेट का, यस। क्या लिखा था बच्चे, एल्यूमिनेट का AlO2 माइनस, AlO2 माइनस, क्या लिखा, AlO2 माइनस, याद रखना AlO2 माइनस, है ना, AlO2 उसका माइनस यानी 1। तो बच्चे क्या बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो 1 1 तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे NaAlO2। इसको नाम क्या होता है बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे बना है चीजें। तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया बच्चा, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। तो फॉर्मूला देखो कई लोग रटवाते हैं कि बच्चा रट लो, इसको रटना नहीं है, बना कैसे वो देखना है। सोडियम एल्यूमिनेट बना दे, सोडियम का 1, एल्यूमिनियम का हो जाएगा AlO2 माइनस 1 होता है, उसका 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, अब बना दिया NaAlO2। कहानी हो गई खत्म।
सेम उसी तरह से बच्चे चलो लेड ऑक्साइड आता है तो सिलेबस में नहीं है, अब बात करेंगे जिंक ऑक्साइड के बारे में। तो जिंक ऑक्साइड कैसे बनेगा जी? जिंक ऑक्साइड अगर देखो अब यहाँ एसियस रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक नेचर हुआ था, बेस करेगा तो एसिडिक नेचर, दोनों से रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर बना दिया था, इसलिए कैसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। जिंक ऑक्साइड भी क्या करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा सर? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये करेगा NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा सर जी, है ना। अगर Zn यहाँ क्या बनेगा Cl के साथ, बताओ Cl का वैलेंसी 1, Zn का वैलेंसी 2, है ना, क्या बताया मैंने, देखो यहाँ पे Zn का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, क्या बन जाएगा ZnCl2। ये क्या बनने वाला आपके पास ZnCl2 प्लस H2O, बहुत आसान था ये। बेस के साथ क्या बन जाएगा, जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट। जिंकेट का अगर बात करूं मैं, यहाँ लिखवाया था क्या मैंने जिंकेट का, देखोगे अगर तो जिंकेट का देखो लिख दिया हूँ ZnO2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, है ना, ZnO2 2 माइनस। तो यहाँ हो गया क्या ZnO2 2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, और सोडियम का हो जाएगा 1, इसका 1, इसका 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा फॉर्मूला Na2ZnO2, Na2ZnO2 हो गया, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम जिंकेट। इसको जोड़ दो सोडियम जिंकेट, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा H2O भाई निकलेगा। भाई यही होता है रिएक्शन बस, है ना, एसिड के साथ बेस के साथ। और सर जगह अगर KOH दोगे तो K2ZnO2 बन जाएगा। उसके वैलेंसी के अनुसार काम करना है, वैलेंसी आपको बता दिया मैंने कैसे काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। जो भी मेटल आएगा उसका वैलेंसी डालो। जिंकेट का फॉर्मूला पता ही है उधर, है ना, जिंकेट का क्या होता है वैलेंसी वो भी पता ही है आपको। तो इस तरह से बच्चे हमने यहाँ बात किया आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। उस तरह लेड ऑक्साइड भी होता है बच्चे, लेड ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट होता है। हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी के साथ ये नहीं घुलता है, पानी के साथ ये नहीं घुलता है। बट मेरे पास कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं एकदम तगड़ा वाला जो कि पानी के साथ घुल जाते हैं, और वैसे मेटल ऑक्साइड जो पानी के साथ घुल जाते हैं उसको बोलते हैं अपन अल्कली। क्या बोलते हैं उसको, अल्कली। तो कौन घुलेगा पानी में, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ अल्कली मेटल में आ जाता है बच्चे सोडियम। तो सोडियम पहले ऑक्साइड बनाया था, क्या बनाया था Na2, पोटेशियम क्या था K2O। तो इसको जैसे ही इसको मिलेगा पानी, जिस चीज को मिलेगा क्या, पानी, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना लेगा बच्चे, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। Na हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा बताओ जरा, Na का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का OH जिसका वैलेंसी 1, करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा NaOH, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे KOH बन जाएगा। ये ध्यान में रखना, जो अल्कली मेटल का ऑक्साइड होता है ये ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे जितने भी मेटल होते हैं सब मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। हमने बात किया था अभी, जो ज़्यादा रिएक्टिव थे इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर लिए थे, सोडियम पोटेशियम लिथियम वगैरह, और कुछ मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, वो सब चीज़ें थोड़ा लेट से कर रहा था, उसको हीट देना पड़ा था तब जाकर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था। जबकि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा था, है ना, ऑक्सीजन के साथ। तो यही एक चीज़ और लिखा गया है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिएक्ट करता है, इसलिए इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है ओपन रखने पे, इसलिए इसको रखा जाता है, किसमें डाल के रखा जाता है, केरोसिन वाले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछा गया, इसका रीजन पूछा गया कि इसको केरोसिन वाले में क्यों डाल के रखा जाता है, उसका रीजन यहाँ पे है। आप इसको नोट डाउन करो बच्चे, है ना, इसको नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूँ। चलो हो गया होगा, है ना, नोट डाउन कर लिए होगे, चलो ठीक है। तो हमने बात किया बच्चे अभी, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, एयर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करवा दिया। अब बच्चे अब सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में आएगा सेकेंड रिएक्शन, जिसमें अपन बात करेंगे मेटल रिएक्ट विद द वाटर। वाटर बोले तो भैया वाटर तीन टाइप का देखेंगे अपन बच्चे, एक कोल्ड वाटर देखेंगे, एक हॉट वाटर देखेंगे, एक स्टीम के साथ देखेंगे रिएक्शन, है ना। चलो आ जाओ मजे की बात में बात करते हैं वहीं इधर। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा सर जी, वाटर के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। या डायरेक्ट यहाँ लिख लो आप, देखो यहाँ लिख लो मेटल
रिएक्ट विथ वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो बनेगा क्या, ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, एंड साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, एंड हाइड्रोजन, है ना, साथ में हीट भी निकलता है, साथ में क्या निकलेगा, हीट भी निकलेगा, है ना। लेकिन बच्चे, है ना, लेकिन यहाँ पे जो होने वाला है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड विच, है ना, जो सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो तुरंत जो मेटल ऑक्साइड बनाया था ना, METAL, जो मेटल ऑक्साइड बनाया था, वो तुरंत घुल जाएंगे किसमें साथ, पानी के साथ घुल जाएंगे, और क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड किसके लिए है बच्चे, जो मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं उसके लिए था। अच्छा, मेटल ऑक्साइड प्लस सॉल्युबल इन वाटर, उसके लिए था ये चीज। तो अगर रिएक्शन यहाँ देखोगे ना, अगर रिएक्शन यहाँ देखोगे, दोनों का रिएक्शन अगर मैं करके बताऊं तो देखो, ऊपर वाले का रिएक्शन मैं लिख देता हूँ बच्चे, है ना, मेटल रिएक्ट विथ द पानी, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल 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 ऑक्साइड प्लस H2 प्लस हीट निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, हीट निकलेगा। हीट देखो सब में नहीं निकलता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसी में हीट निकलता है ना। और यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ पे लिख दिया हूँ मेटल ऑक्साइड प्लस ये दो रिएक्शन लिख दिया हूँ। अब बात करेंगे बच्चे, अगले स्लाइड में मैं रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। अगले स्लाइड में मैं आपको ये रिएक्शन दिखाने वाला हूँ कि रिएक्शन कैसे होता है ना। तो देखो अपन यहाँ तीन टाइप का देखेंगे वाटर, है ना। एक बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ पहला किसके साथ, ये भाई साहब कोल्ड वाटर के साथ, है ना। अब बताओ घर में गेस्ट आए हैं, ठंडा पानी से कौन नहाएगा, जो एकदम स्ट्रांग पर्सन होगा, है ना, एकदम स्ट्रांग पर्सन, है ना, वो लोग ठंडा पानी से, अरे लाओ मम्मी हम नहा लेंगे ठंडा पानी से। लेकिन जो स्पेशल गेस्ट है ना, एकदम थोड़ा सा मेहमानबाजी करवाना है उनको, जीजा जी टाइप हो गए, वो लोग बोलेंगे अरे हम ठंडा पानी से नहीं नहाते, हम गर्म पानी लाइए। बट उससे भी एक सुपीरियर वाले रिश्तेदार आते हैं, फूफा जी लोग, वो लोग बोलते हैं हम स्टीम बात करेंगे। हाँ, तो ये तीन टाइप के लोग रहे मेटल यहाँ रहेगा। एक मेटल रहेगा आपके पास कौन सा, नॉर्मल, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा। एक मेटल ऑक्साइड होने वाला है ऐसा, एक मेटल ऐसा होने वाला है जो जीजाजी टाइप के होने वाले हैं, मतलब कि भाई साहब वो बोलेगा थोड़ा सा नौटंकी करेगा, है ना। उसमें मैग्नीशियम आता है, बोलता है भैया हमको हॉट वाटर दो। एक होता है फूफा जी टाइप का होता है, वो हमें स्टीम बात करना है ना, उसमें तीन चीज़ आ जाता है ना, एक जिंक आ जाएगा, आयरन हो जाएगा, है ना, आयरन जिंक हो जाएगा उसमें, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, एल्युमिनियम हो जाएगा उसमें, है ना। चलिए बात करते हैं इधर। देखो कोल्ड वाटर करने के लिए अगर मेटल का नाम बताऊं तो इसमें याद कर लेना, रिएक्टिव मेटल में सोडियम, है ना, लिथियम, पोटेशियम, और एक और आ जाता है इसमें कैल्शियम आ जाता है। ये चार मेटल ऐसा है जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ भाई साहब, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट विथ द कोल्ड वाटर, ये आल्सो रिएक्ट विथ द कोल्ड वाटर, और ये कैल्शियम आल्सो रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सर वाटर कोल्ड हो या कुछ भी हो, तो ये भाई वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, हमने तुरंत बता दिया था। अभी रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सर, वैसे तो ये बनना था क्या था, ऑक्साइड, लेकिन तुरंत चेंज किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में। देखो बना किस में होगा, सोडियम बना होगा पहले Na2O, लेकिन Na2O तुरंत पानी से रिएक्ट करके क्या बन गया होगा, अरे बोलो NaOH। सेम उसी तरह से लिथियम क्या बना दिया होगा, LiOH बना दिया होगा, पोटेशियम क्या बना दिया होगा, KOH बना दिया होगा, और कैल्शियम क्या बना दिया होगा, CaOH होल ट्वाइस बना दिया होगा। सारे सर इधर 1 1 1 आया था, यहाँ 2 कैसे आ गया सर, दिमाग खराब कर रहे हो आप। अरे नहीं बच्चे, यहाँ देखो पोटेशियम का वैलेंसी 1 था और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 था, तो यहाँ 1 1 बन गया तो KOH आ गया। लेकिन बेटा यहाँ कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है मास्टर साहब। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है मास्टर साहब। क्रॉस करवाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चे, Ca को 1 मिलेगा, लेकिन OH को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। O और H में 2 अलग अलग एलिमेंट, इसलिए ब्रैकेट डाल के हमने 2 लिखा है। तो याद रखना हमेशा कि कैसे कैसे लिखते हैं फार्मूला। चलो मैंने बात किया बच्चे, अगर कोल्ड वाटर साथ करता है तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है बच्चे, साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन देखो हीट के लिए कंडीशन है क्या है कि इसमें तो साथ में निकलेगा क्या, H2। H2 देखो ऑक्साइड प्लस H2 बना था, लेकिन ऑक्साइड चेंज हो गया हाइड्रोक्साइड में, H2 तो बनेगा ही, H2 तो बनेगा ही। लेकिन 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 मास्टर साहब ऊपर वाला तीनों ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें ज्यादा हीट निकला, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ। अब देखो बच्चे आग भी है, चिंगारी, पेट्रोल भी है, चिंगारी भी है, अरे मतलब हीट भी है और हाइड्रोजन गैस भी। हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल गैस। कंबस्टिबल गैस जानते हो ना, बुम बुम फायर, है ना, एकदम बहुत ज्यादा वो फ्यूल गैस है, फ्यूल में यूज करते हैं, रॉकेट में यूज करते हैं, मतलब समझ जाओ ना भाई कितना ताकतवर है हाइड्रोजन गैस। और तुरंत भैया साहब कुछ दिए हो क्या, तो हीट दियो तो क्या आग जल जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाता है, कैच फायर। ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है ये फायर पकड़ लेगा, आग जल जाएगा। ये जिस चीज में सोडियम को पानी में डालोगे बूम बूम फायर हो जाएगा, पोटेशियम को पानी में डालोगे बूम बूम फायर, कौन सा आ गया, लिथियम आ गया, पानी में डालोगे बूम बूम फायर। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है पानी के साथ, तालाब में डाल दो इसे बूम बूम फायर हो जाएगा, लैब में डालोगे, लैब के बेसिन में डालोगे, नल खोल दोगे भैया बूम बूम फायर हो जाएगा। लेकिन सर कैल्शियम जो होता है फायर नहीं जलता है, पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। तो फायर क्यों नहीं पकड़ा, क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन में, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि पोटेशियम को डाला गया पानी में आग पकड़ लिया, लेकिन जब कैल्शियम को डाला गया पानी में तो आग नहीं पकड़ा, क्यों। तो बेटा यहाँ रीजन क्या लिखोगे, पोटेशियम को जब डाला गया था पानी में तो वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ था, जो कि H2 को आग लगा दे रहा था, बट कैल्शियम के केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, उतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन में आग नहीं पकड़ा। अब तुम छोड़ो पानी में गए लेकिन अपना गैस छोड़ रहे वैसे ऐसे, क्या डूब पाओगे नीचे, नहीं डूब पाओगे ना, स्टिक हो जाओगे पानी के ऊपर, चिपक जाओगे, तैरता रहेगा, क्या हो जाएगा, तैरता रहेगा। तो बच्चे यही अपन को याद रखना है कि अगर एक कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सा मेटल बताया मैंने, सोडियम पोटेशियम लिथियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम में आग पकड़ता है, कैल्शियम जो होता है फ्लोट करता है। अब आ जाओ थोड़ा सा किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। किसके साथ बच्चे, हॉट वाटर के साथ, है ना, रिएक्शन विथ हॉट वाटर, रिएक्शन विथ हॉट वाटर। तो बच्चे इसमें भी बनेगा क्या, हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसमें बच्चे एक ही टाइप का आने वाला है जिसका नाम रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ इसके साथ बच्चे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बनेगा क्या, ये भी बनाएगा हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी 1, क्रॉस करवा दो क्या बन जाएगा, OH को होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलेगा सर, H2 निकलेगा। लेकिन उतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। अरे बोलो क्लियर हुआ बात क्या, अरे बोलो क्लियर हुआ क्या, मजे में आ रही है बात, रिएक्शन समझ में आ रहा, अगर आ रहा है बच्चे तो वीडियो लाइक कर दो, अभी वीडियो लाइक कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो, है ना। मैं इस चैनल पे पूरा केमिस्ट्री आपको सिखाने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो अच्छे से सिखाने वाला हूँ मैं, कि ताकि आपको रटना नहीं पड़े केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट याद हो कि कैसे लिखा जाता है, आप कैसे उसको समझोगे, कैसे एग्जाम में लिखोगे, बस आप कॉन्सेप्ट को सीखो यहाँ पे, है ना। चलिए बच्चे हम आगे बात करते हैं बच्चे, किसके साथ, रिएक्शन विथ स्टीम के साथ। अब आने वाला है बच्चे इसके बाद रिएक्शन विथ स्टीम के साथ। स्टीम में आ जाएंगे अपने फूफा जी, और फूफा जी में 3 चीज आने वाला है, एल्युमिनियम आयरन और जिंक। क्या आने वाला है बच्चे, एल्युमिनियम आने वाला है, आयरन आने वाला है और जिंक आने वाला है ना। एल्युमिनियम आयरन जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम आयरन जिंक, चलो ठीक है, आपके बुक में तो लिया हुआ है एल्युमिनियम आयरन बस दिया हुआ है, बट अपन तीनों पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम आयरन जिंक हो गया, यहाँ क्या मिलेगा सर, जिनको स्टीम मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टीम मिल, अरे स्टीम हो या हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिलेगा तो पानी ही मिलेगा ना, स्टीम मिलेगा। देखो ये बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा पुअर वाले हैं, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तभी नहीं स्टीम चाहिए, तो बेटा लोग ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे। ये भी क्या, ये ऊपर वाला क्या बनाया था, ये बनाया था हाइड्रोक्साइड, लेकिन ए वाला जो बनेगा क्या बनाएगा, ए वाला याद कर लेना, ये क्या बनाता है, ऑक्साइड। ये जो मेन था जो वही है, इसे फर्दर रिएक्शन करके चेंज नहीं करेगा। यानी ऑक्साइड बनाने तो आता होगा ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, Al2O
थ्री बना लोगे, L2O3 बना लोगे, प्लस क्या निकाल दोगे भाई साहब, H2 बना दोगे। लेकिन देखो बेटा यही रिएक्शन जो मैं बोलूंगा इस चैप्टर में याद कर लो, एक यही रिएक्शन जो मैं बोलूंगा इस चैप्टर में याद कर लो। चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे ये चीजें, आयरन रिएक्ट विद द पानी, Fe3O4 क्या बनाया था बच्चे, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, Fe3O4, है ना। देखो याद कर लेना एक चीज, क्या बता रहा हूं मैं, अगर आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3, लेकिन आयरन जो है ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ तो Fe2O3, लेकिन आयरन पानी के साथ मिलकर अगर ऑक्साइड बना रहा है तो Fe3O4 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड है। तो दोनों ऑक्साइड ही था, लेकिन एयर के साथ अलग बना Fe2O3, लेकिन पानी के साथ Fe3O4 बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, है ना, प्लस H2। और यहाँ जिंक के साथ क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड का होता है Zn होता है, प्लस H2 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चे अपन किसके साथ, मेटल रिएक्ट विद द स्टीम वाटर, और ये हो गया, है ना। ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना, डू नोट रिएक्ट विथ किसके साथ भैया, पानी के साथ, रिएक्ट विथ पानी, है ना, रिएक्ट विथ पानी। समझ में आ रहा है बच्चे, ये आप लोग ध्यान में रखना है, ये आप लोग क्या रखना है बच्चे, ध्यान में रखना है ना। तो चलो ये आप लोग क्या करो, ये आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, है ना, ये जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करो। फिर मैं आपको थर्ड रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ इसका, है ना, इसका थर्ड रिएक्शन आने वाला, किसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो बच्चे। चलो लिख लिए होगे आप लोग, है ना, नोट डाउन हो गया होगा। हम थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे बच्चे अब, है ना, इसका थर्ड रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, है ना। देखो बच्चे यहाँ पे मजे की बात क्या है, अगर देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन, कि मेटल रिएक्ट विथ, है ना, डाइल्यूट एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब इसका अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखोगे जनरल फॉर्म में, तो यहाँ देखो लो बच्चे, मेटल रहेगा प्लस डाइल्यूट एसिड रहेगा, है ना, क्या बनेगा भाई साहब, सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर का एरो लगा दोगे। सिंपल सी बात बच्चे, यहाँ पे तो यही था, अपन को ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा, ये बनेगा भाई साहब। लेकिन बच्चे यहाँ पे एसिड अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, मेरे अपन जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं एसिड बच्चे, वहां पे अपन एसिड का टाइप होने वाला है कौन सा, मिनरल एसिड। आप कोई भी एसिड करवा सकते हो, लेकिन अपन यहाँ जो पढ़ने वाले सिलेबस में मिनरल एसिड, और क्लास चैप्टर नंबर 2 में आप मिनरल एसिड पढ़ोगे, 3 टाइप का। एक पढ़ेंगे अपन HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 बनती, HNO3 लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास 3 मिनरल एसिड होता है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे। इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखोगे, सॉल्ट कैसे बनेगा, तो सॉल्ट के लिए मैंने बता रखा है आपको, एसिड का निगेटिव पार्ट, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, याद रखना। इसका टूटेगा तो 2H प्लस देगा, और क्या निकलेगा, SO4 2 माइनस मिलेगा। HNO3 टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस देगा, और H प्लस निकल गया तो NO3 माइनस। तो ये निगेटिव पोर्शन जो है बच्चे, ये निगेटिव पोर्शन जो है Cl माइनस, इस SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, इसको ध्यान में रखना है ना। देखो यहाँ पे अगर HCl के साथ बनेगा सॉल्ट, उसको बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे सल्फेट सॉल्ट। अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मिला के सॉल्ट बनाएगा उसको बोलेंगे नाइट्रेट सॉल्ट, है ना। समझ में आ रहा है, सॉल्ट जो होता है यहाँ पे अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो हम ये रिएक्शन करवाने जा रहे हैं अपन, है ना, 1 बाई 1। देखो यहाँ पे क्या करवाते हैं, पहले बात करेंगे बच्चे, है ना, एक चीज और बात करते हैं, पहले HCl के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ मैं, है ना। पहले HCl के साथ रिएक्शन कर लो, है ना, रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बच्चा यहाँ पे नॉर्मली क्या बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। अब भैया कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, कोई भी ले लो सॉल्ट, जिससे लिख लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आपकी मर्जी भैया, जो मेटल लेना है ले लो। इसका बेटा डाल दो, किस में डाल दो,
इसमें डाल दो, इसमें डाल दो आप क्या, डाइल्यूट HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड, यहाँ भी क्या है, डाइल्यूट HCl एसिड है। सर जी ने बोला था कि अगर रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे साथ में क्या लिखोगे, हीट भी लिखोगे, प्लस हीट, प्लस हीट भी लिख लो आप यहाँ पे, है ना। चलो हम यहाँ बात कर रहे थे, है ना, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हीट बोलता है इसमें, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर जी, अब बना सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट बनने क्या बताया मैंने ट्रिक, कि मेटल को लो, एसिड का निगेटिव पार्ट को लो, मेटल सर जी सोडियम है, एसिड का निगेटिव पार्ट यहाँ HCl में आपने जस्ट बताया Cl, उसका वैलेंसी 1, सोडियम वैलेंसी 1, क्रॉस करवा दो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा सर जी, H2 बन जाएगा, साथ में हीट भी निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, हीट भी निकलेगा। इसको मैंने दे दिया ट्रायंगल दो तो या हीट लिख दो, हीट इवॉल्व होता है, चूंकि यहाँ हीट बन रहा है इसलिए रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। देखो पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, Mg करेगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, एल्युमिनियम करेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, Zn करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 1, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, 2 आ गया, 3 किससे लिख रहे हो सर आप, तो बेटा देख लो वैलेंसी का खेला है बस, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोराइड का तो 1 होता है, फिक्स से है, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम में क्या होता है वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी तो 2 होता है, तो MgCl2 बन जाएगा। Zn लोगे तो क्या बन जाएगा, Zn का वैलेंसी भी 2 होता है, तो ZnCl2। लेकिन अगर पोटेशियम लोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, उसका 1 होता है, तो KCl बनेगा। तो डिपेंड करेगा क्या, कब 1 आएगा, कब 2 आएगा, कैसे पता चलता है सर जी, उसका वैलेंसी के अनुसार, यानी हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। बाकी चीज क्या होने वाला है, सेम सेम, प्लस ये बाकी चीज क्या होने वाला है, सेम सेम, ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा इस अगर सेकेंड रिएक्शन करवाते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर आप करवाते हो किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, तो देख लो बेटा यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन रहेगा, तो यहाँ पे मेटल रिएक्ट विथ द डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ बनेगा जो बनेगा सॉल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, वाटर बन जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। हाँ यहाँ भी साथ में हीट निकलेगा, यहाँ भी तो हीट निकलेगा। अब बोलोगे सर ये वाटर क्यों बन गया, ये वाटर सर क्यों बन गया है भाई, यहाँ आप रीजन दे सकते हो, डाइल्यूट HNO3, क्या रीजन दे सकते हो बच्चे, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 जा, ये डाइल्यूट HNO3 जा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सर जी, जो सेल्फ रिड्यूस हो जाए एंड अदर को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो निकल रहा था H2 को दे दिया ऑक्सीजन, बना दिया H2O, समझ में आ रहा है, निकल रहा था प्रोडक्ट में क्या, H2 को दे दिया ये नाइट्रिक एसिड क्या, ऑक्सीजन, और बना दिया क्या, H2O बना देता है। तो नाइट्रिक एसिड के केस में H2 प्रोड्यूस नहीं होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये दो ऐसा है बालक मेटल में, दो मेटल ऐसा है जो बोलता है HNO3 जाओ हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, क्या कर लेगा तो बिगाड़ लेगा, जो करना कर ले। देखो HNO3 तगड़ा एकदम बॉस था, सारे मेटल बोलता है ए सुनो सुनो सुनो, सब लोग निकालेगा क्या, वाटर प्रोड्यूस करे, कोई ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। भले Cl के साथ तुमने H2 प्रोड्यूस किया, भले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तुमने H2 प्रोड्यूस करना, लेकिन मैं हूं नाइट्रिक एसिड और मेरे सामने तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, H2O प्रोड्यूस करोगे। हाथ उठाता है मैग्नीशियम और उठाता है मैंगनीज, बोलता है तुमको जो उखाड़ना उखाड़ ले नाइट्रिक एसिड, मैं तो प्रोड्यूस करूंगा हाइड्रोजन ही, तुमको जो करना है कुछ नहीं कर पाता है। वही आ जाता है एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ये जो है प्रोड्यूस करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बस अगर ये बेटा याद हो गया ना, बहुत मजे की बात है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, इसमें भी वाटर निकाल देते हैं बच्चे,
इसलिए मैंने अलग से लिख के बता दिया आपको, है ना। देखो अब आसान हो गया आपके लिए। अब कोई भी मेटल लो, जैसे सोडियम लोगे, डाइल्यूट रहेगा कौन सा, HNO3। अपन सॉल्ट बनाने के लिए बता दिया था, मेटल को उठाओ Na को, इसका निगेटिव पार्ट कौन सा है, NO3, उसका होता है -1, इसका होता है +1, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सर अगर मैग्नीशियम लोगे यहाँ पे Mg प्लस डाइल्यूट HNO3, लेकिन यहाँ पे सर मैग्नीशियम तो बातें नहीं मान रहा था, मतलब यहाँ क्या बन गया था बच्चे, सॉल्ट प्लस क्या निकल गया था, H2O निकल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम का बनाओगे तो Mg बनेगा, NO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा बच्चे, यहाँ पे H2 प्रोड्यूस होगा। देखो कब H2 होगा, कब H2O का ध्यान देना अच्छे से, है ना, समझ में। मैग्नीशियम और मैग्नीज गैस में क्या प्रोड्यूस होगा, H2। बाकी मेटल गैस में क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा। सॉल्ट कैसे बनाया मास्टर साहब, देख लो, मैग्नीज का वैलेंसी कितना होता है 2, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है 1, क्रॉस करवा दो, MgNO3 होल ट्वाइस। NO3 में होल क्यों दिया सर, क्योंकि N और O दो अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए हमने क्या दिया, होल दिया। समझ में आ रहा है, मेरे को लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है ऐसा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप अगर सीख रहे हो कुछ, इस चैनल से सीख रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो आप। यहाँ पे आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सबका लेक्चर मिलने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है बच्चे, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। Mg कर दिया, इसके साथ बाकी मेटल भी ले सकते हो भैया, आपकी मर्जी है ना, बाकी मेटल भी लेके काम करवा लेते हो। लेकिन देखो बच्चे एक और क्या बात है, अगर बेटा देखो कॉपर केस में देखा, कॉपर का अगर डाला गया एसिड में, चाहे तुम 10 सल्फेट डाल दो, चाहे तुम उसमें कोई भी एसिड डाल दे रहे थे, वहां पे जो था ना, उसमें कोई बबल नहीं बन रहा था, कोई गैस ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉपर रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट HCl के साथ, है ना। देखो और बात करते हैं, है ना, ये तो नेक्स्ट रिएक्शन हो गया, एक और सल्फेट एसिड के साथ करवा देता हूं मैं, है ना। चलो सल्फेट एसिड का करना है आपको तो कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो, है ना, रिएक्शन विथ, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, रिएक्शन विथ H2SO4, है ना, H2SO4। यहाँ क्या बनेगा बच्चे, यहाँ भी बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पे। जिसे देखो सोडियम आ गया, डाइल्यूट लिया हमने, H2SO4 लिया, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट ले लो, H2SO4 ले लो, एल्युमिनियम ले लो सर, एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, अरे कोई भी रहेगा भाई साहब, जरूर नहीं यही रहे, कोई भी रहेगा। क्या करना है सर, सॉल्ट बनाना है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनेगा सर सोडियम, यहाँ से आएगा SO4, SO4 का 2 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ पे, Na2SO4, मैग्नीशियम SO4, मैग्नीशियम का भी 2, SO4 का भी 2, तो MgSO4, एल्युमिनियम का 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और SO4 का वैलेंसी 2, तो क्या बन जाएगा, Al2 और SO4 ऑल थराइस बन जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा मास्टर साहब, बाहर निकलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमने अभी क्या बात किया बच्चे इस वाले रिएक्शन में, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ H2SO4, सबके साथ क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ाकर, मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करता है, OH2 ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ था, कॉपर जो है, कॉपर केस में सल्फ्यूरिक डाला गया एसिड, कौन सा एसिड डाला गया बच्चे, यहाँ पे HCl डाला गया, तो यहाँ देखा कोई बबल और कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई बीकर में जिसमें करवाया कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट नहीं करता इसके साथ। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चे, आगे कौन सा रिएक्शन रहेगा, मेटल सॉल्ट की बात करेंगे, बट उसके पहले आप क्या करो, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। हाँ बच्चे, तो आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चे, जिसका नाम रहेगा क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है, और ये रिएक्शन कहाँ का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का पोर्शन आने वाला है, जहां पे आप पढ़े होंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ द लो रिएक्टिव मेटल, उसके कंपाउंड के साथ, है ना। तो व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर मेटल को डिस्प्लेस कर देते, उसको बोलते हैं क्या, ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आप लोग। मेनली यहाँ पे होने वाला क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है बच्चे। यहाँ पे जो होने वाला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है।
ये रिएक्शन क्या बोलता था? व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था बच्चे? व्हेन अ हाई रिएक्टिव metal displace the less reactive metal from their किससे? from their compound से, known as displacement reaction। मतलब बच्चे यहाँ पे एक मेटल रहेगा, मान लो मेटल A है, वो रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? अब बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया बाहर के साइड से, बाहर के रास्ता दिखा देता है, इसको बोलते हैं चीज। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चे, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिया हुआ है डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमने लिया था एक सॉल्यूशन जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। हमने लिया था क्या? कॉपर सल्फेट, CuSO4 पानी में है यानी एक्वस है। इसका कलर अगर बात किया जाए, कलर इसका होता है ब्लू कलर का होता है बेटा। जब इसमें डाल दिया हमने क्या? हमने इसमें डाल दिया आयरन। आयरन जो होता है, अभी इसमें आयरन डाल दिया। अब आयरन जैसे ही गया, आयरन जो होता है स्ट्रांग होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। कॉपर को बोलेगा बेटा चल पतली गली से निकल, तो में आयरन सल्फेट बन जाएगा। अब आयरन सल्फेट कैसे बनेगा? फॉर्मूला देख लो, आयरन का वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला बनेगा FeSO4। अभी एक्वस बना गया, अब बाहर क्या चला गया? कॉपर। अब कॉपर गया तो कहाँ जाएगा भैया? आयरन को ही गोल्ड पकड़ेगा। अरे माई बाप कहाँ जाएंगे तुमको छोड़ के, तुम ही अपने पास रख लो यार। तो जैसे ही हमने इसमें डाला आयरन, इसका कॉपर जितना भी इसमें कॉपर होगा सब जाके चिपक गया किसमें? इस लोहे वाले रॉड में चिपक गया। ये देखो ये क्या बन गया? आयरन नेल जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है। कॉपर कैसा होता है भाई साहब? रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन क्या हो गया? यहाँ पे अलग हो, चिपक गया उसमें। और ये क्या हो गया भाई साहब? ये तो होता है आयरन सल्फेट, कलर होता है ग्रीन कलर का। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन पहले था ब्लू कलर का, वो सॉल्यूशन अब बन गया किस कलर का? ग्रीन कलर का बन जाता है। इसका मतलब हो गया रिएक्शन हो गया। तो यहाँ क्या किया? आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन का आप अगर लिखना है तो लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो अगर इसी रिएक्शन का अगर उल्टा हम ऐसे करेंगे कि सर, है ना सर, यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ ये बताओ कि क्या कॉपर अगर रिएक्ट करता आयरन सल्फेट के साथ तो क्या ये रिएक्शन होता? तो नहीं होता। यहाँ पे क्या कर देते हैं? नो रिएक्शन लिख देते हैं। ऐसा यहाँ नो रिएक्शन क्यों हो गया बच्चे? क्योंकि मुझे पता है क्या है, ये है क्या? लेस रिएक्टिव है। ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। और ये आयरन क्या होता है? ये मोर रिएक्टिव होता है। तो कभी भी लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर पाता किसको? मोर रिएक्टिव को, है ना। नेवर डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मुझे कैसे पता सर कौन लेस है कौन मोर है? उसके लिए हमने यहाँ लाया है आपके लिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कौन सा मेटल का सीरीज देखेंगे अपन, एक रिएक्टिविटी सीरीज कौन स्ट्रॉन्ग में होता है, कौन उसके बाद होता है, कौन उसके बाद होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। अब याद करने के लिए मैं ना एक लाया हूँ निमोनिक। निमोनिक ये है, एक गाना याद कर लो 4 लाइन का। 4 लाइन गाना क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। कहीं आप सुने भी होंगे ये चीज है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक, 1 लाइन गाना हो गया। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। एक लड़का है जो कि बार बार, मान लो एक लड़की कॉल कर रहा, तो लड़की बोलती है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, उसको जेबरा बोल देती है लड़की, उसको जेबरा, अ केयरलेस जेबरा। तो दूसरा लाइन क्या है? अ केयरलेस जेबरा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा। फिर भी वो जेबरा जैसा टाइप का जो लड़का है वो ट्राई करते जा रहा है। इंस्टीड ट्राई लर्निंग, इंस्टीड ट्राई लर्निंग। क्या लर्न कर रहा भाई? हाउ, चौथा लाइन है, चौथा लाइन है हाउ कॉपर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सेव्स, सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। लास्ट वाला याद कर लेना भाई, प्लेटिनम। ठीक है, अब देखो यही पूरा टेबल है बन गया आपका।
प्लीज, प से पोटेशियम, पोटेशियम का होता है क्या, के। स से होता है सोडियम, सोडियम का क्या हो गया, Na। कॉलिंग, सी, क से होता है कैल्शियम, Ca। मी, म से मैग्नीशियम, Mg। अ से एल्यूमिनियम, Al। केयरलेस, क से कार्बन। जेबरा, जेड से जिंक। समझ में आ रहा है, इस तरह से रिएक्टिविटी मुझे बन गया। नीचे आते हुए क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो रहा है ना, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आते हुए धीरे नीचे आते हुए कम होते जा रहा। इंस्टीड, आई से क्या होता है, आयरन, Fe। टी, ट से टीन, टीन का Sn। एल, लर्निंग, एल से लेड, Pb, है ना। हाउ, एच से हाइड्रोजन। कॉपर का तो पता ही है, Cu। मर्क्यूरी का पता है डायरेक्टली, Hg। सेब, स से सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, Ag। गोल्ड, गोल्ड का होता है Au। प्लेटिनम, Pt। तो ये मुझे क्या हो गया यहाँ पे, डी, डाउन द ग्रुप है ना। अभी देखोगे यहाँ पे बात करेंगे, कॉपर और आयरन लिया था, तो कॉपर भाई साहब कहाँ पे है, कॉपर देखो यहाँ पे, आयरन देखो यहाँ पे, इसके ऊपर है ना ये। अब ये वाला कहाँ पे, इसके नीचे है, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे नीचे जाते हुए जा रहा है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग करके लिखा है ना, है सब डायरेक्ट डाउन द ग्रुप है ना। तो पहले क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है। मतलब बेटा लोग, अगर यहाँ पे हम अगर रिएक्शन ऐसे करवाएंगे, अगर यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे ऐसे, मान लो सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर के ले लिया, मतलब Ag आ गया और यहाँ रिएक्शन हो गया किसके साथ, कॉपर के साथ, है ना, CuSO4। क्या रिएक्शन होगा सर, तो देख लो पीछे, सिल्वर कहाँ पे है सर जी, सिल्वर कहाँ पे, Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, कभी हटा पाएगा इसको, बताओ कभी हटा पाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट इसी को उल्टा कर दो, कॉपर कर दो, सिल्वर का सॉल्ट ले लो, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। कॉपर नाइट्रेट कैसे बनाओगे, Cu का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 1, तो CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, Ag। तो इस तरह से यहाँ पे अपन हमने काम करेंगे। ये कब होगा रिएक्शन, कब नहीं होगा। मान लो मेरे ले लिया हमने, जिंक डाल दिया किसमें, कॉपर सल्फेट में, तो क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर। जिंक देख लो बेटा कहाँ पे है, जिंक देखो यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है, नीचे में है, ये रिएक्शन जिंक भी हटा देगा उसको, कॉपर को, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cu। बेटा यहाँ ध्यान देना, कलर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका कलर कैसा बताया मैंने, ब्लू कलर बताया, लेकिन अब ZnSO4 कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसमें ग्रीन नहीं होता। लेकिन आयरन होता है तो क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये थोड़ा सा कलर के बेसिस पे याद रखना है ना। मुझे कैसे पता कि रिएक्शन हो गया, मुझे ऐसे पता चलता है कि उसमें कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कलर चेंज करके मुझे बताता है अच्छा रिएक्शन हो गया, है ना। तो ये था आपका एक नेक्स्ट रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था सर जी, ये मेटल रिएक्ट विथ द अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन था। हम अब बात करने वाले हैं बच्चे इसी में नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल विथ नॉन मेटल। एक मेटल है रिएक्शन करेगा दूसरे नॉन मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, है ना, क्या बनने वाला है, देखो जरा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे देख लेना बच्चे, मेटल रिएक्ट विथ द नॉन मेटल, नॉन मेटल रिएक्शन विथ द नॉन मेटल, देन फॉर्मेशन ऑफ ionic compound, then formation of ionic ये आयनिक कंपाउंड क्या है बच्चे, सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। लिख लो जरा, लिख लो अच्छे से, है ना। अब ये कैसे करेगा, अभी रिएक्शन कैसे करता है, देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, जिससे मैंने मान लो ले लिया सोडियम, रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 होता है वो, तो क्या बन जाएगा सर जी, यहाँ बन जाएगा NaCl बन जाएगा। और इसको बैलेंस अभी नहीं है, ये Cl2 था, यहाँ पे क्या था, Cl1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, तो 2 Na होगा तो यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस करके हमेशा लिखना है। समझ में आ रहा है कि 2 NaCl बन गया। इस तरह से काम होता है बच्चे। अगर बात करेंगे Mg के बारे में, अब देखो Mg रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा सर जी, Mg का 2 और Cl का 1, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। अभी बैलेंस हो गया है, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। मान लो अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम रिएक्ट विद द Cl2, है ना, जरूरी नहीं कि यही लो, नॉन मेटल के साथ मतलब जरूरी नहीं कि यही लो, आप कोई भी ले सकते हो, है ना, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल कोई, चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ले लो, क्या ऑक्सीजन ले लो, क्या ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सर Br ले लो, सर Br लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। आपकी मर्जी क्या लेना है,
आपकी मर्जी क्या लेना। चलो मैंने सी एल ही लेकर काम करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ए एल का 3 होता है तो सी एल पे चल जाएगा 3, ए एल सी एल 3। समझ में आ रहा। तो ये जितने भी बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है आयनिक कंपाउंड। क्या बन रहा है बच्चे, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, आयनिक कंपाउंड। अब अगर आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे कैसे होता है, अगर एक्सप्लेन और डिटेल में करूंगा मैं, है ना, और अगर इस डिटेल में करूंगा तो देख लो यहाँ पे मेनली क्या होता है ना बच्चे, अगर इसका बताओगे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे, आप इसका क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। देखो मेनली हमने करवाया अभी ए वाला रिएक्शन लेता हूँ, Na+Cl2 क्या बन गया मेरे पास, है ना, NaCl2, यहाँ पे यहाँ हो गया था 2, यहाँ पे हो गया था 2, ठीक है, ये बन गया था। चलो Mg का बात करेंगे तो MgCl2 था, है ना। अब देखो भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है भाई, तो ये मेटल है, क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अब यहाँ बताया जाता है कि मेटल जो होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और इस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कैसे पता सर, तो देख लो सोडियम है मेरे पास, सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11 होता है, 2 8 1 होता है, इसको ऑक्टेट स्टेबल यहीं तक हो गया, और स्टेबल तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, ये क्या करेगा, लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, है ना, डोनेट कर देगा या लूज कर देगा, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट को एक चीज क्यों बनाता है भाई साहब, स्टेबल होने के लिए। कोई ऑक्टेट क्यों बनाता है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो भाई साहब देखो अगर सोडियम क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अभी सोडियम का 281 था, अब यहाँ 28 बच जाएगा। अब देखो क्या है, अभी भी इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, बट एक निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद इसके पास 11 प्रोटॉन तो रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा कौन है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो +1 जार ज़्यादा हो गया, इसलिए Na के ऊपर प्लस आ जाता है। और Na के ऊपर जब प्लस आता है इसको बोलते हैं क्या, अपन इसी को नाम होता है कैटायन, इसको बोलते हैं क्या, कैटायन। जिससे प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं कैटायन। अब सेम इस तरह से हम बात करेंगे बच्चे आगे की तरफ बात करेंगे Cl के ऊपर। तो Cl का होता है 17 होता है, तो करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। इस क्या करेगा, 7 है तो क्या करेगा, टेंडेंसी टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। तो Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चे तो क्या बन जाएगा, Cl। देखो Cl के ऊपर यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन 17 ही है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसलिए Cl के ऊपर माइनस आ जाता है। और Cl के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ गया ना, Cl के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं अपन एनायन। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको एनायन। तो मेरे पास एक कैटायन है, दूसरा क्या है, एनायन है। यह इतना बात समझ में आया क्या, लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से खटाक से, है क्या बताया मैंने, एंड अभी मैंने बताया बच्चे यहाँ पे कि मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करता है, बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट का नाम होता है आयनिक कंपाउंड। ऐसे आयोनिक कैसे बन रहा है, इसको मैंने समझा रहा हूँ। आयोनिक कैसे बनता है, देखो देखो आयन्स बन रहा है पहले, ये कैटायन है और ये एनायन। आयन 2 टाइप का होता है, प्लस और माइनस। प्लस अलग बोलते हैं कैटायन और माइनस अलग बोलते हैं एनायन। मेटल जो होता है कैटायन बनाता है, नॉन मेटल जो होता है अपना एनायन बनाता है। अब देखो बच्चे ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं Na+ और Cl- जब मिलते हैं तो बनता है क्या, NaCl बनता है। ये क्या था, कैटायन था, ये क्या था अपना, एनायन था। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या, बताओ बताओ तो, समझ में आ रहा है क्या, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है बच्चों, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो दोस्ती किया Cl के पास। Cl के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ बच्चे, जब दोस्ती किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये दे दिया किसको, इसको दे दिया, एक डैश लाइन दो। अब Na अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा, इसको बॉक्स में बंद कर दो। Cl के ऊपर क्या था, अपना कितना इलेक्ट्रॉन था भाई साहब, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला आ गया तो इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन दे दो। एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए आ जाएगा माइनस चार्ज, इसको भी क्या कर दो आप, ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको भी ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। इसको बोलते हैं अपन आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, आयनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। ऐसे ही बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे बना देंगे इसको, है ना। ये बन गया क्या, NaCl कंपाउंड बन गया, बन गया, रेडी हो गया। अब वो कुछ टेंशन नहीं लेना है, चल ठीक है। अब इस तरह से मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना, सेम बनाओ आप, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बनाओ, AlCl3 बनाओ, AlCl3 बनाओ। चलो कॉपी में करो जरा फटाफट, MgCl2 AlCl3 फॉर्मेशन करो, कैसे करोगे। चलो एक और करके दिखा देता हूँ, MgCl2 को मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। चलो MgCl2 मैं ले लेता हूँ बच्चों, MgCl2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg है,
12 होता है, mg का कितना होता है 12 होता है, 2 8 2 होता है, तो कितना लूज करेगा 2 लूज करेगा। mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और दिखाना नहीं है, हमेशा लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ फिर से। mg 2 लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, mg से बन जाएगा mg 2 प्लस आ जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस उसका आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला इसी को कौन लेने वाला है, Cl लेने वाला है। तो Cl तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Cl कितना आना पड़ेगा, 2 Cl को आना पड़ेगा। कितना Cl को आना पड़ेगा, 2 Cl को आना पड़ेगा। तो Cl में होता क्या है भाई साहब, देख लो, ऑलरेडी बता दिया था, Cl में माइनस हो जाता है। Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दूसरा Cl आएगा। एक्चुअली अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओगे आप तो mg दिखाओगे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, ऐसे और ऐसे, प्लस करोगे Cl दिखाओगे। अब Cl कितना दिखाना पड़ेगा बच्चे बताओ जरा सा, mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो Cl कितना आना पड़ेगा, 2 Cl को आना पड़ेगा, है ना। इसका कितना इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। अब यह क्या होने वाला है बताओ, ए इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इसके पास, ए इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इसके पास, समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो तो क्या बन जाएगा, mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो mg के ऊपर 2 प्लस, ब्रैकेट में बंद करो। अब Cl कितना है मेरे पास बताओ, Cl कितना है, 2 बार है, तो यह Cl को ब्रैकेट में क्या कर दो इधर 2 कर दो। और Cl के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन था अपना, कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7, और उसका वाला एक जो लिया था उसका एक दिखा दो, क्रॉस में दिखा दो, अलग कलर से दिखा दो। Cl के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज, उसी को मैंने होल ट्वाइस कर दिया, ये बन गया क्या, MgCl2 बन गया। समझ में आ रहा। अब उसी तरह आप घर पे करो, आप एल्युमिनियम क्लोराइड, अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने बना पाया कि नहीं बना पाया। समझ में आ रहा है बच्चे, ये सब आयनिक कंपाउंड होता है बच्चे। हम बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में, जो आयनिक कंपाउंड बन रहा था उसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चे। तो देखो प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे ना बच्चे यहाँ पे, तो अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसे Na प्लस था, इधर Cl माइनस था, ये जो फोर्स होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। दो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक। कभी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बच्चे। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इसलिए ये क्या होता है बच्चे, ये आयनिक कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्रिटल होता है। ये हार्ड होता है लेकिन ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस पर जब अप्लाई करोगे ना, अप्लाई फोर्स, अप्लाई प्रेशर अप्लाई करोगे, है ना, आफ्टर अप्लाई प्रेशर इट इज़ द ब्रिटल। लेकिन ये क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और बात करेंगे बच्चे इसका क्या होता है, हाई 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 बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई 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 क्या बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट। बताओ क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पास क्या है, हाई फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, हाई होता है। अगर बात करेंगे बच्चे इसका सॉलिबिलिटी के बारे में, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बट है ना, इनसॉल्युबल इन ऑयल, है ना, ऑयल जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया उसमें। अब ऐसा क्यों सर, इसका रीजन दे दो जरा। तो देखो बच्चे, है ना, NaCl जो है, Na प्लस और Cl माइनस जो है, एक ऐसा कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड होता है। तो एक किस में घुलेगा सर, जो अपने जैसा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने के साथ दोस्ती करेगा, खेलने वाला बच्चा खेलने वाले के साथ दोस्ती करता है। उसी तरह से यहाँ पे पोलर कंपाउंड है, ये किस में घुलेगा, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। हम जानते हैं कैसा होता है, पानी, पानी जो होता है बच्चे HOH, ए बॉन्ड होता है इसे। ऑक्सीजन का यहाँ पे अभी नहीं जान पाओगे आप, 11th में सिखाया जाता है चीज। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जिस थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा अपनी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल माइनस, पे आ जाएगा पार्शियल प्लस। पूरा नहीं लिया है, पूरा ले लेता माइनस प्लस आ जाता चार्ज, थोड़ा सा लिया इसलिए पार्शियल डेल्टा लगा के लिया है ना। तो जब ये से चार्ज बन जाता है, इसमें भी आ जाएगा पार्शियल प्लस आ जाएगा, पार्शियल माइनस, दो माइनस लगा दो डायरेक्टली। जिसमें चार्ज बन जाता है उसको बोलते हैं अपन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोलर बोलते हैं। तो चूंकि पोलर था, ये भी पोलर है, पानी भी पोलर है, तो पानी में घुल जाता है। लेकिन भैया कार्बन जो होता है नॉन पोलर होता है। कार्बन क्या होता है, नॉन पोलर। केरोसिन क्या होता है, नॉन पोलर। तो वही मैंने लिखा है, पोलर कंपाउंड है तो सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब किरोसिन हो गया, ये सब कार्बन कंपाउंड होता है जो सब होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये चीज़ हो गया। सॉल्युबिलिटी की बात करती है बच्चे। और अगर बात करेंगे बच्चे इसमें अगर बात करेंगे और हम अगर है ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे है ना, तो देखो ये इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट, है ना, समझ में आ रहा। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन किस स्टेट में बच्चे, सॉलिड स्टेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसमें 3 स्टेट होता है ना। आयनिक कंपाउंड अगर है, आयनिक कंपाउंड अगर है आपके पास, ये 3 स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में है ना, मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्टेट में, और एक बात कर रहा है पानी में घोल दो, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट, AQUOUS, एक्वस स्टेट की बात करेंगे। तो बच्चे इन दोनों स्टेट में क्या होता है, कंडक्टर होता है, बट इस केस में क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। सूखा नमक में कभी भी करंट कैरी नहीं करेगा, लेकिन नमक में पानी डाल दो या नमक को पिघला दो, उसमें करंट कैरी करोगे तो करंट कैरी हो जाता है। ये बच्चे कंडक्टर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा नया टॉपिक जो रहने वाला है अकरेंस ऑफ मेटल। तो हमने अभी तक टॉपिक, आज की क्लास में बच्चे हमने टॉपिक डिस्कस किया कौन कौन सा, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद हमने बताया बच्चे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या, मेलेबल, डक्टाइल बताया, हार्ड बताया, सोनोरस बताया है ना, लस्ट्रस बताया, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बताया। उसके बाद मैंने बताया बच्चों नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ एक्सेप्शन था है ना, जैसे कि आयोडीन लस्ट्रस होता है, कार्बन का एलोट्रोप के बारे में बताया, जिसमें डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा नेचुरल सब्सटेंस जो कि हार्ड होता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया किसके बारे में, लस्ट्रस के बारे में, आयोडीन के बारे में बताया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल जिसमें ग्रेफाइट के बारे में बताया। उसके बाद बच्चे मैंने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, और उसमें बच्चे हमने डिस्कस किया 4 टाइप का रिएक्शन। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया कौन सा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी बर्न इन एयर, उसमें मैं क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड बना दिया था। मेटल ऑक्साइड बना था बच्चे, मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया मैंने कि बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो ऐसे थे जो एम्फोटेरिक नेचर के थे। एम्फोटेरिक बोले तो मेटल ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते थे, सॉल्ट और वाटर। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड भी होता है। उसके बाद बच्चे मैंने रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ। वाटर के साथ अगर बोले तो वाटर 3 टाइप का था, कोल्ड था, हॉट था और स्टीम था। कोल्ड के साथ अगर बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड बनता था और उसमें बनता था हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस होता था। उसमें क्या क्या बताया बच्चे मैंने, सोडियम बताया, उसमें पोटेशियम बताया, उसमें लिथियम बताया, उसमें कैल्शियम बताया। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो था उसमें बर्न हो रहा था, बट कैल्शियम जो था वो पानी के ऊपर फ्लोट करता था। मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन करवाते तो उसमें हॉट वाटर चाहिए, बनाएगा सेम चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी फ्लोट करेगा। लेकिन स्टीम के साथ कौन कौन सा था, एल्युमिनियम था, आयरन था, जिंक था। ये ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, आयरन ऑक्साइड याद करना फॉर्मूला, आयरन ऑक्साइड क्या था, Ap3O4 है ना, जिंक ऑक्साइड ZnO। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये ऑक्साइड बनाता है, बाकी चीज ऊपर वाला क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। इसके बाद बच्चे मैंने बात किया थर्ड चीज एसिड के साथ। एसिड के कौन कौन से एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता था, हीट प्रोड्यूस होता था। लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में क्या प्रोड्यूस होता था बच्चे, नाइट्रिक एसिड के केस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता था। वाटर क्यों प्रोड्यूस होता था, उसका रीजन क्या बताया मैंने, इसमें मैंने आपको बताया कि वो जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, H2 को H2O बना देता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसा 2 एलिमेंट था जो कि नाइट्रिक एसिड में भी रिएक्ट करने के बाद H2 ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बच्चे मैंने डिस्कस किया लास्ट चीज आपको यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट के बारे में, उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो तो भी बताइए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।